अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। वेलकम टू मॉड्यूल 4। इस मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे एक्सेल फंक्शंस की कुछ बेसिक्स। उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कुछ वैल्यू रिलेटेड फंक्शंस, कुछ टेक्स्ट रिलेटेड फंक्शंस और साथ ही साथ कुछ मोस्ट कॉमनली यूज्ड लुकअप फंक्शंस को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम टू एक्सेल स्क्रीन। इस स्क्रीन पे हमारे सामने एक टेबल मौजूद है। इस टेबल के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स का डेटा है जिनकी जैन फेब मार्च की टोटल सेल्स मौजूद है। हमने करना क्या है, हम इस टोटल सेल्स के कॉलम में जैन फेब मार्च को सम करेंगे और फिर इस कॉलम के अंदर प्रॉफिट रेशो 5% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ मैंने एक फॉर्मूला टाइप करना है जिससे कि मेरे ये तीनों सेल्स सम हो जाए। मैं यहाँ पर टाइप कर सकता हूँ इज इक्वल टू 200 प्लस 200 प्लस 100। आप ये देखें कि इसने मुझे 500 का आंसर दे दिया। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज करता हूँ और मैं कहता हूँ लेट्स से मार्च में 300 की सेल हुई थी, आप ये देखें कि ये 500 अभी भी 500 है, बिकॉज ये 300 200 और 100 मिला के अब 600 हो जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हो रहा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि इसमें हमने कोई रेफरेंस नहीं दिया हुआ किसी सेल का और ना ही हमने कोई फंक्शन यूज किया हुआ है, बल्कि उसकी जगह पे हमने यहाँ पर एब्सोल्यूट नंबर्स को एक्सेल के मैथमेटिकल साइन प्लस के साथ सम कर लिया है। डिफरेंट कैलकुलेशन को अप्लाई करने के लिए डिफरेंट फंक्शंस मौजूद हैं और जहाँ फंक्शंस मौजूद नहीं होते वहाँ हम फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। अब फंक्शन और फार्मूला में क्या डिफरेंस है ये भी इसी वीडियो में आपको क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रेफरेंस का इस्तेमाल करना सीखते हैं। एक चीज और यहाँ पे बता दूं आपको कि एक्सेल में कोई भी फंक्शन या फार्मूला अगर आप किसी भी सेल में टाइप करेंगे तो आपको सबसे पहले स्टार्ट करना होगा या तो प्लस साइन के साथ या फिर आप यहाँ टाइप करेंगे इज इक्वल टू साइन। दोनों के थ्रू आप कर सकते हैं। अब इज इक्वल टू टाइप किया मैंने और मैंने यहाँ पे क्लिक किया इस 300 पे। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा सी इसने सेल का एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसने सेल का रेफरेंस उठा लिया। इसको कहते हैं रेफरेंस, जो कि सिंगल सेल बेस होता है। इसके आगे मैंने प्लस का साइन लगा दिया। मैंने दूसरा रेफरेंस लिया और इससे कहा कि C4 प्लस कर लो। प्लस का साइन दिया। अब मुझे B4 का रेफरेंस देना है, बजाय मैं क्लिक करने के यहाँ पे मैं B4 टाइप भी कर सकता हूँ। तो दोनों सूरतों में आपका फॉर्मूला एक्सेप्टेड होगा। इसी मैं इसको एंटर करूंगा। आप ये देखें कि अब ये 600 की वैल्यू पुट इन कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ 150 इसको कर देता हूँ, मैंने एंटर किया, इसने कहा कि 650 हो गए। दैट मीन कि मेरा फार्मूला टू सम एक्सटेंट डायनेमिक हो चुका है। मुझे इस फार्मूला को बाकी रोज में भी अप्लाई करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ नीचे तक ड्रॉप कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि इसने तमाम सेल्स को डायनेमिक करके उसी रो के अंदर सेलेक्ट कर लिया। तो ये एक एग्जांपल थी एक्सेल फार्मूला के हवाले से जिसमें हमने मैथमेटिकली सम का फार्मूला यूज किया। अब हम बात करते हैं कि यही काम अगर मैं एक्सेल फंक्शन से करना चाहूँ तो कैसे करूंगा। तो उसके लिए करते ये है कि हम यहाँ पर इसको डिलीट करते हैं और यहाँ मैं आता हूँ पहले सेल में E4 में और यहाँ मैं टाइप करता हूँ इज इक्वल टू SUM। ये एक्सेल का बिल्ट इन फंक्शन है जो एक्सेल की लाइब्रेरी में मौजूद है। इसके साथ जैसे मैंने टाइप किया SUM, आप यहाँ पर चेक करेंगे क्या कह रहा है, एड्स ऑल द नंबर इन द रेंज ऑफ सेल्स। तो सम का फंक्शन क्या करता है, वो सम करता है या प्लस करता है डिफरेंट वैल्यूज को। तो हम करके देखते हैं। जैसे ही मैंने इज इक्वल टू सम टाइप किया यानी एक्सेल फंक्शन टाइप किया, तो अब मेरे पास दो तरीके हैं इस फंक्शन को एक्टिवेट करने के लिए। या तो मैं ब्रैकेट ओपन करूं जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ, तभी ये मुझसे यही सवाल कर रहा है कि जो इसका सिंटैक्स है, या फिर मैं करूंगा टैब को। फिर टैब क्लिक करने का मेथड बेहतर है क्योंकि इसमें चांसेस ऑफ एरर कम हो जाते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग भी जब भी कोई फंक्शन टाइप करें तो टाइप करने के बाद बजाय इसके कि आप ब्रैकेट ओपन करें, आप इसको टैब प्रेस कर दिया करें। अब जब टैब प्रेस करने के बाद ये मुझसे कह रहा है, आप यहाँ नीचे देखिएगा ये सम, और सम के बाद ब्रैकेट के बाद ये मुझसे पहला नंबर पूछा है, नंबर 1, देन कॉमा नंबर 2 एंड सो ऑन। तो हम क्या करते हैं, इसी की फॉलो करते हैं। हम कहते हैं जी नंबर 1 इज जनवरी। फिर मुझे क्या प्रेस करना है, कॉमा। अब जैसे मैं कॉमा प्रेस कर रहा हूँ, आप नोट करें कि नंबर 1 के बाद नंबर 2 आ रहा है, फिर नंबर 3 भी एक्टिवेट हो चुका है। मैं यहाँ पर इससे कहता हूँ C4, मैं दोबारा से इसको D4 का रेफरेंस देता हूँ और मैंने इसको इंटर कर दिया। आप ये देखें कि इसने सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया, लेकिन इस बार जो अप्लाई हुआ है दैट इज फंक्शन। जो पहले हमने यूज किया था
दैट वाज अ फार्मूला। अब फार्मूला और फंक्शन में क्या डिफरेंस है यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। वो तमाम के तमाम फंक्शन जो एक्सेल की लाइब्रेरी में मौजूद हैं, जैसे अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे टैब में, इन टैब्स के अंदर यहाँ पर या इसके अलावा मोर फंक्शन के अंदर जितने फंक्शन मौजूद हैं उन सबको हम कहते हैं एक्सेल के प्री डिफाइंड फंक्शंस। दो या दो से ज्यादा फंक्शन को ज्वाइन करने के लिए हम जो भी टेक्निक यूज करते हैं उसको कहते हैं फार्मूला। या फिर दो या दो से ज्यादा वैल्यू पे ये डिफरेंट ऑपरेटर की बेस पे हम कोई कैलकुलेशन अप्लाई करते हैं तो उसको भी कहते हैं फार्मूला। लाइक अगर हम प्लस यूज कर सकते हैं, माइनस, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, ये तमाम कैलकुलेशन ऑपरेटर जो हैं ये फंक्शन में बिल्ट इन होते हैं, जबकि इसको जब आप मैनुअली कैलकुलेशन में डालते हैं तो दीज ऑल विल बी कॉल्ड अ फार्मूला। तो मेरा ख्याल है कि फार्मूला और फंक्शन का डिफरेंस आपको अंदाजा हो गया होगा। अब हम बात करते हैं जी वापस एक्सेल फंक्शन की, और एक्सेल फंक्शन हमने यहाँ अप्लाई किया था और इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ तो ये मुझे सेम रिजल्ट्स प्रोवाइड कर देगा। लेकिन सम के फंक्शन को टाइप करने का एक और तरीका है। मैं यहाँ पर इज इक्वल टू सम टाइप करता हूँ और यहाँ मैं प्रेस करता हूँ टैब। प्रेस करने के बाद मैंने इसको पहला सेल रेफरेंस दिया और मैंने शिफ्ट के बटन से ये मैंने तीनों सेल को सिलेक्ट कर लिया, या फिर मैं यहाँ पे माउस के बटन के साथ ड्रैग करके भी सिलेक्शन कर सकता हूँ। प्रीवियस सिलेक्शन और इस सिलेक्शन में आप फर्क देखें, यहाँ पे ये कह रहा है B4 और ये जो छोटा सा सेमी कॉलन इसने इंक्लूड कर दिया है, उसके बाद B4, तो ये रेफरेंस का डिफरेंट फॉर्म है जिसको हम एरे रेफरेंस कहते हैं। और सम फंक्शन हम मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यही रेफरेंस यूज कर रहे होते हैं। अब जैसे इसको मैंने ड्रैग डाउन किया तो ये तमाम सेल्स के ऊपर सम का फंक्शन इसने अप्लाई कर दिया है। अब तक हमने सेल रेफरेंस के दो तरीके सीखे, जिसमें पहला था सेल रेफरेंसिंग, दूसरा था एरे रेफरेंसिंग, और एक तीसरा तरीका होता है। वो क्या है? उसके लिए हम यहाँ नीचे आ जाते हैं और मैं कहता हूँ इज इक्वल टू सम, टैब प्रेस किया और मैंने कहा यार जनवरी के ट्वाइस की सेल को सम करो, कॉमा मार्च के डेली आइटम की सेल को सम करो, कॉमा और ग्रूमिंग आइटम्स की फैब की सेल को सम करो। अब ये रेफरेंस किस तरह का है? इसमें आपने कोई पर्टिकुलर सेल का रेंज नहीं दी, ना ही एक सेल सेलेक्ट किया है, बल्कि आपने डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से डिफरेंट डिफरेंट सेल को सिलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ फॉर्मूला के अंदर पुट इन किया है, जिसमें B4 है, देन D7 है एंड देन इसी तरह से आपके पास C8 आ रहा है। इस तरह के सेल रेफरेंस को हम कहते हैं नॉन कंटीजियस रेफरेंस। इसके लिए हम चलते हैं स्लाइड के ऊपर और मैं आपको वहां दिखाता हूं कि तीनों में डिफरेंस क्या है। इस स्लाइड शो का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सिंगल सेल रेफरेंस क्या होता है? A1 डिस्क्राइब अ सेल्स लोकेशन विद इन अ वर्कशीट इन टर्म्स ऑफ द इंटरसेक्शन बिटवीन कॉलम A थ्रू XFT एंड द रो 1 थ्रू A1 मिलियन। इसी तरह से A1 से C4 यानी कंटिन्यूअस रेफरेंस, आप क्या नीचे छोटी विंडो में देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक सिंगल सेल का रेफरेंस लिया है जिसको सिंगल सेल रेफरेंसिंग कहते हैं। यहाँ पर हमने कंटिन्यूअस डेटा के ऊपर रेफरेंसिंग सेलेक्ट की हुई है जिसमें A1 से लेकर C4 तक का डेटा सिलेक्टेड है जो कि कंटिन्यूअस है। और जो तीसरा है दैट इज नॉन कंटीजियस रेफरेंस व्हिच इज बेसिकली डिस्क्राइब सिलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल सेल्स दैट डू नॉट शेयर अ कॉमन बॉर्डर सेपरेटेड बाय कॉमा। तो ये तीन टाइप के फॉर्मूला के अंदर सिंटैक्सेस यूज होते हैं। अब ये सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स के लिए हम वापस आते हैं एक्सेल शीट पे। यहाँ हम अपने एक्सेल शीट पे आ चुके हैं। अगर मैं इसी किसी व्हाइट सेल के ऊपर, ब्लैक सेल के ऊपर मैं टाइप करता हूँ इज इक्वल टू सम, एक तो ये डिफरेंट फंक्शन मुझे दिखा रहा है जो कि सम से स्टार्ट होते हैं, और जिस फंक्शन के ऊपर मैं जाऊंगा उस फंक्शन के बारे में ये डिटेल बता रहा है कि ये फंक्शन क्या कहता है। जैसे ही मैंने टैब प्रेस किया तो अब मुझे ये वो तरीका बता रहा है कि इस फंक्शन में वैल्यूज किस तरह से पुट इन करनी है। ये जो तरीका है, जो ब्रैकेट ओपन से लेकर ब्रैकेट क्लोज तक का पूरा एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को हम कहते हैं सिंटैक्स। इसके थ्रू एक्सेल आपसे बात कर रहा होता है। कभी एक्सेल से बात करनी हो, इज इक्वल टू सम या कोई भी फंक्शन टाइप करें, वो आपको बताएगा आपने करना क्या है। तो इसने कहा कि नंबर 1 क्या है? मैंने कहा यार ये ले लो। कॉमा जैसे ही प्रेस किया इसने आगे प्रोसीड कर दिया नंबर 2 वैल्यू के लिए। मैंने ये प्रेस किया, इस बाद मैंने कॉमा प्रेस किया, इसने कहा नंबर 3 क्या होना चाहिए? मैंने ये प्रेस कर दिया। आप ये देखिए कि एक्सेल मुझे बता रहा है कि अगर आपने नंबर 4 टाइप करना है तो टाइप करें कॉमा प्रेस करके, या फिर आप लास्ट में ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं और इसके बाद आपका फंक्शन क्लोज हो जाएगा। देखिए जैसे ही मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, एक्सेल की और मेरी बातचीत खत्म हो गई। सो इट इज वन वे टू कम्युनिकेट विद एक्सेल, और एक्सेल आपको इस वे से बता रहा होता है कि कौन से फंक्शन में किस तरह से वैल्यूज को पुट इन करना है। लेकिन इसके लिए एक्सेल की कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज होती है जिसमें सेल रेफरेंसिंग आ जाता है, एरे आ जाता है, और इसी तरह से नॉन कंटीजियस रेफरेंस आ जाता है, और मजीद कुछ टर्मिनोलॉजीज आएंगी जिनको आगे चल के हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आती जाएगी। तो होप्स हो कि आपको सिंटैक्स का मतलब पता चल गया होगा कि एक फंक्शन को टाइप करने का तरीका क्या है।
अब हमने कैलकुलेट करना है प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने 650 का रेफरेंस दिया और मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको सेल से, या मैं यहाँ पर 5% भी टाइप कर सकता हूँ। दोनों सूरतों में मेरे पास इस वैल्यू का यानी 650 का 5% कैलकुलेट होके आ जाएगा। दिस इज अ फॉर्मूला। मैंने इंटर किया, इसने मुझे बता दिया 650 का 5% है 32.5 और इसको मैं जैसे ही नीचे तक अप्लाई करूंगा तो ये तमाम सेल पे अप्लाई हो जाएगा, बिकॉज मैंने इसके अंदर यहाँ पर 5% टाइप किया हुआ है। लेकिन अगर इस जगह पर मैं रेफरेंस यूज करता हूँ, क्योंकि हम एक्सेल शीट बना रहे हैं तो उसके अंदर फॉर्मूला के अंदर आप जितना मिनिमम हो सके एब्सोल्यूट नंबर यूज करो और जितना मैक्सिमम हो सके रेफरेंसिंग यूज करें। तो इसके अंदर मैं कहता हूँ कि यार I2 का रेफरेंस उठा लो, बिकॉज उसमें मेरी वैल्यू लिखी हुई है। मैंने जैसे ही इंटर किया 32.5 सेम आंसर मेरे पास आया। अगर मेरे पास यहाँ परसेंटेज चेंज हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल इस दफा ये 6% है और जैसे ही मैं इंटर करूंगा आप ये देखिएगा 32.5 जो है वो चेंज हो जाएगी वैल्यू, बाकी वैल्यू सेम रहेंगी। मैंने इसको डिलीट कर दिया। मैं इसको यहाँ पर ड्रॉप करता हूँ ड्रैग करके, तो आप ये देखेंगे नीचे कोई प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ उसका मैं रीजन बताता हूँ। इसको एक्टिवेट करते हैं। अब ये देखिएगा E4 और I2 ये दो सेल मेरे पास सिलेक्टेड है रेफरेंस के तौर पे। मैंने जैसे ही इसको ड्रैग किया इसने E4 से E5 कर दिया और यहाँ पर भी I2 से इसने I3 ले लिया। तो अब कौन सा तरीका ऐसा है कि जिसके अंदर मैं ये इसको मेक श्योर करूं कि ये I2 से नीचे ना आए, जबकि इस साइड पे ये E4 से E5, E6, E7 और E8 तक चला जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, I2 की रो को लॉक करूंगा। I2 की रो को लॉक कैसे करेंगे, लेट्स सी। मैं यहाँ पर आया F4 में, मैंने फॉर्मूला को एक्टिवेट किया। फॉर्मूला एक्टिवेट करने के दो तरीके, या तो डबल क्लिक करें या F2 प्रेस कर दें। F2 प्रेस करेंगे तब भी फॉर्मूला एक्टिवेट हो जाएगा या फंक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे E4 को एज इट इज रहने दिया। ये मेरी डायनेमिक रेंज है, यानी मैं जैसे ही ड्रॉप करूंगा ये चेंज होती चली जाएगी। यहाँ मैं आता हूँ I2 पे। I2 को लॉक करने के लिए मुझे कौन सी की प्रेस करनी पड़ेगी, F4। इसी में F4 प्रेस करता हूँ, इसने सेल रेफरेंसिंग के अंदर कॉलम के नाम से पहले और रो के नाम से पहले डॉलर का साइन ऐड कर दिया। ये इंडिकेट कर रहा है कि ये कंप्लीटली सेल लॉक हो चुका है। इसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। बिफोर दैट हम अपना फंक्शन अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मैंने एंटर किया, मैं इसको यहाँ से क्लिक करता हूँ और मैं इसको ड्रैग करता हूँ, ड्रॉप करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर इसने क्या किया, I2 ही लिया हुआ है, जबकि E4 को E5 कर दिया। नीचे आके देखते हैं यहाँ पर भी I2 से ही मल्टीप्लाई कर रहा है, लेकिन E4 की जगह E7 कर लिया। सो दैट मीन कि हमारी शीट ऑटोमेट हो चुकी है। अब अगर मैं यहाँ पर नंबर चेंज करता हूँ, मैं सोचता 10% प्रॉफिट रेशियो था, तो ये देखिए कि तमाम के तमाम वैल्यूज को इसने अपडेट कर दिया अकॉर्डिंगली। तो ये सेल रेफरेंसिंग लॉक करने का बेनिफिट है। सेल रेफरेंस को 4 डिफरेंट तरीकों से लॉक किया जा सकता है। सबसे पहला तरीका है उसके दोनों साइड के ऊपर डॉलर अप्लाई करने का, जो कि अभी हमने देखा था। A1 सेल अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ इस एग्जांपल में, तो आप दोनों साइड पे अगर डॉलर सिलेक्ट करेंगे एक ही, तो ये इसका कॉलम भी फिक्स कर देगा और इसकी रो को भी फिक्स कर देगा। दूसरे मेथड के अंदर हम सिर्फ कॉलम को फिक्स कर सकते हैं और रो को ओपन छोड़ सकते हैं, ताकि जब मैं उसको ड्रैग करूं या राइट साइड पे ड्रैग करूं या लेफ्ट साइड पे ड्रैग करूं तो उसका कॉलम चेंज ना हो, लेकिन अगर मैं ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ वर्टिकली ड्रैग करूं तो उसकी रो चेंज होती रहे। तीसरा तरीका ये है कि आप उसके रो को फिक्स कर दें और कॉलम को ओपन छोड़ दें या रिलेटिव कॉलम को ओपन रहने दें। अब इसमें क्या होता है, चाहे आप उस सेल को अपवर्ड या डाउनवर्ड ड्रैग करें, उसकी रो चेंज नहीं होगी रेफरेंस की, लेकिन आप अगर उसको कॉलम में राइट और लेफ्ट मूव करेंगे तो उसका कॉलम चेंज होता चला जाएगा। और फोर्थ मेथड इज अनलॉक्ड, कंप्लीटली अनलॉक। तो इसको हम इंशाल्लाह इन आने वाली वीडियोस में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, और इसकी कुछ मजीद डिटेल जानने के लिए लेट्स ओपन द स्लाइड शो। यहाँ स्क्रीन पर हमारे पास रेफरेंस टाइप्स लिखी हुई हैं। These dollar signs are basically used to create fixed or relative or mixed references. The dollar basically locks the specific cell range or reference so that it does not change if you apply the formula to other cell. यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स दी हुई है ये मैंने आपको एक्सेल की शीट के ऊपर दिखाई थी, और इन एग्जाम्पल की यहाँ पे प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाई गई है। लाइक अगर हम डॉलर के साथ सेल के कॉलम को भी और रो को भी लॉक कर देंगे, तो फिर चाहे मैं उसको या नीचे ड्रैग करूं या राइट साइड पे ड्रैग करूं, दोनों सूरतों में उसका सेल रेफरेंस आप देखें कि चेंज नहीं हो रहा।
और अगर मैं उसकी रो को लॉक कर देता हूँ तो फिर मैं उसको नीचे की तरफ ड्रॉप करूंगा तो वो रो चेंज नहीं होगी, लेकिन राइट की तरफ ड्रॉप करूंगा तो ये देखिए कि A1 से ये C1 में कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरह से अगर हम उसका कॉलम लॉक करते हैं और रो को ओपन छोड़ देते हैं तो जैसे ही मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करके राइट पे मूव करूंगा तो ये क्या कर रहा है, ये इसका कॉलम चेंज नहीं कर रहा है रेफरेंस के तौर पे, लेकिन इसकी रो का नंबर चेंज कर रहा है, 1 से लेकर 4 हो गया। और अगर मैं इसको ओपन छोड़ता हूँ तो ये A1 से डायरेक्ट C4 हो जाएगा। इसकी प्रो टिप क्या है लॉक करने की कि आप जब भी सेल को लॉक करेंगे आप F4 को प्रेस करेंगे। आप पहली दफा F4 प्रेस करेंगे तो आप कॉलम और रो दोनों को लॉक कर लेंगे। उसी जगह पे आपने दूसरी दफा F4 प्रेस करेंगे तो आपकी रो लॉक हो जाएगी और तीसरी दफा F4 प्रेस करेंगे तो इस सिनेरियो में आ जाएगी, यानी कॉलम लॉक कर लेंगे। और चौथी टाइम आप दोबारा F4 प्रेस करेंगे तो ये फिर से अनलॉक हो जाएगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट द रेफरेंसिंग एंड द सम फार्मूला। इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम एक्सेल के मजीद कुछ फंक्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो मैं आपसे मिलूंगा इन द नेक्स्ट वीडियो। अक्सर हमारे पास टेक्स्ट फॉर्म में इस तरह का डेटा आता है जो कि प्रॉपरली अलाइन नहीं होता, प्रॉपरली उसके लेटर्स अलाइन नहीं होते, कहीं पर डबल स्पेसेस होते हैं, कहीं सिंगल स्पेसेस होते हैं। इसी तरह से ना तो वो अपर केस में कन्वर्टेड होता है, ना लोअर केस में होता है, ना ही प्रॉपर केस में प्रॉपरली अलाइन होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है। तो उसको सेट करने के लिए जो मोस्ट कॉमनली यूज टेक्स्ट फंक्शन है उनको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्क्रीन के ऊपर हमारे पास जो डेटा मौजूद है दैट इज नॉट प्रॉपरली फॉर्मेटेड। इस डेटा के अंदर आपको जो मोस्ट कॉमन एरर नजर आ रहे हैं वो हैं, जैसे राहुल शाह के साथ अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पे कुछ अपर केस और कुछ लोअर केस के लेटर्स हैं। इसी तरह से अगर मैं दूसरे टाइप के एरर की बात करूं तो यहाँ पर एडिशनल स्पेसेस मौजूद हैं, राहुल शाह के मिड में भी और राहुल से पहले भी। कुछ ऐसे लेटर्स हैं, कुछ ऐसी एंट्रीज हैं जिसके एंड में कुछ स्पेसेस मौजूद हैं, कुछ के शुरू में स्पेसेस मौजूद हैं। इस तरह से ये डिफरेंट स्पेसेस का और अपर और लोअर केसेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं है यहाँ पर। इसको सेट करते हैं सबसे पहले हम राहुल शाह को अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे। उसके लिए अगर आप राहुल शाह को टाइप करना चाहते हैं तो आपके पास ये 27 एंट्रीज है वो आपको मैनुअली टाइप करनी पड़ेंगी, जो कि अच्छा खासा टाइम टेकिंग अमल है। तो इससे बचने के लिए आपने यहाँ पर टाइप करना है इज इक्वल टू अपर, और अपर एक एक्सेल का बिल्ट इन फंक्शन है। इसको जैसे ही मैंने एक्टिवेट किया ये मुझसे पूछ रहा है कि रेफरेंस क्या देना है। अब ये अपर से होगा क्या, अपर से ये तमाम के तमाम लेटर जो कि A2 में मौजूद है राहुल शाह के नाम के, ये तमाम अपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। कंट्रोल राइट एरो से मैंने बिल्कुल एक्सट्रीम राइट के ऊपर अपने कर्सर को ले गया और इसको मैंने रेफरेंस दे दिया A2 का। एंटर किया तो आप देख सकते हैं कि राहुल शाह के तमाम लेटर्स अपर केस में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब मैं इसको यहाँ पर अपना कर्सर लाकर इसको ड्रैग करता हूँ ताकि ये मेरे तमाम डेटा के ऊपर अप्लाई हो जाए। तो सी के मैंने जैसे ही इसको ड्रैग किया इससे तमाम के तमाम एंट्रीज के लेटर्स को अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। सेम इन द केस ऑफ लोअर केस, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ इज इक्वल टू लोअर, तो ये भी एक फंक्शन है एक्सेल का। इसको भी हम सेम रेफरेंस देते हैं A2 का और इसमें ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि तमाम के तमाम लेटर्स लोअर केस में कन्वर्ट हो गए हैं। अगर मुझे सेम सेल को प्रॉपर केस में कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे प्रॉपर केस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे टाइप करता हूँ प्रॉपर इक्वल टू प्रॉपर करते साथ ही जैसे ही मैं इसको टैब प्रेस करके फंक्शन को एक्टिवेट करता हूँ तो ये मुझसे रेफरेंस पूछ रहा है। मैंने कंट्रोल लेफ्ट एरो से इसको रेफरेंस दिया A2 का और यहाँ मैं इंटर कर देता हूँ MC के। इस बार उसने क्या किया कि दोनों वर्ड्स के पहले लेटर को कैप्स में कर दिया और बाकी तमाम लेटर्स को स्मॉल में कर दिया। तो ये इस तरह से लोअर केस, अपर केस और प्रॉपर केस काम करते हैं। इनको आप अपनी प्रैक्टिस में लाकर अपना टाइम सेव कर सकते हैं। इन तीनों को यहाँ से कट करके हम पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर एंड में। अब जरा वापस आते हैं कुछ मजीद फंक्शन की तरफ। ट्रिम फंक्शन क्या करता है? ट्रिम फंक्शन बेसिकली आपके टेक्स्ट में मौजूद एडिशनल स्पेसेस को रिमूव कर देता है और हर टेक्स्ट में शुरू के तमाम स्पेसेस को रिड्यूस कर देता है, एंड के तमाम स्पेसेस को रिड्यूस कर देता है, जबकि मिड के सिर्फ एक स्पेस को छोड़कर बाकी तमाम स्पेसेस को रिड्यूस कर देता है। इसको हम अप्लाई करते हैं और आप देखिएगा कि इसमें किस तरह से ये काम करता है। इज इक्वल टू ट्रिम A2 एंड इंटर। अब देखिए इसने कहा राहुल शाह और इसने बाकी के स्पेसेस रिमूव कर दिए। इसको क्रॉस चेक करने के लिए कि ये प्रॉपर अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ, हम यहाँ पर टेक्स्ट लेंथ को काउंट करते हैं इस सेल के अंदर और फिर उसी टेक्स्ट लेंथ को हम यहाँ पर ट्रिम के सेल में चेक करेंगे कि कितना डिफरेंस आया। तो यहाँ मैं टाइप करता हूँ इज इक्वल टू LEN। ये फंक्शन वो है जो आपको किसी भी एक सेल के अंदर
अंदर टेक्स्ट की लेंथ बता देगा इन नंबर ऑफ लेटर्स। तो यहाँ पर रेफरेंस दिया A2 का और इंटर किया तो इसने बताया कि यहाँ पर 22 लेटर मौजूद है। यहाँ मैंने दोबारा टाइप किया लेंथ और इस बार मैंने जो हमने ट्रिम करने के बाद राहुल शाह को कॉल किया था उसका रेफरेंस दिया और मैंने इंटर कर दिया। अब आप देखें कि ट्रिम ने क्या किया कि इस टेक्स्ट के अंदर एडिशनली 12 स्पेसेस थे। उन 12 स्पेसेस को रिमूव करने के बाद आपको ट्रिम तमाम स्पेसेस को रिड्यूस करके डेटा प्रोवाइड कर देता है। ये तो हो गई बात ट्रिम के हवाले से। हमने इनिशियली बात की थी कि फॉर्मूला क्या होता है जो या तो कोई मल्टीपल कैलकुलेशन की बेस पे यहाँ बनाया जाए या तो वो फंक्शन को ज्वाइन करता हो। हम यहाँ पर प्रॉपर और ट्रिम को ज्वाइन करेंगे ताकि हमारे पास राहुल शाह की जो एंट्री प्रॉपर केस में और ट्रिम करके हमारे पास आ सकती है उसको हम यहाँ पर एक ही फंक्शन के जरिए या एक ही फार्मूला के जरिए कॉल करवा सके। लेट्स स्टार्ट विद टाइपिंग इक्वल टू प्रॉपर और मैंने प्रॉपर टाइप करने के बाद टैब की प्रेस की। अब ये मुझसे पूछ रहा है टेक्स्ट क्या है, तो अगर मैं इसको A2 दे दूंगा तो ये जाएगा A2 में से वैल्यू कॉल करके लाएगा और उसको प्रॉपर केस में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन यहाँ मैं टेक्स्ट वैल्यू के अंदर इसको बताता हूँ कि ट्रिम यूज करो। अब ट्रिम को यूज करने के बाद जैसे ही मैं इस पे टैब की प्रेस करता हूँ अब ये देखेंगे ट्रिम के फंक्शन का इंटरनल सिंटैक्स ऑन हो चुका है। यहाँ मैं इसको प्रोवाइड करता हूँ A2 का रेफरेंस। ब्रैकेट क्लोज करने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि ट्रिम का यहाँ पर ये आपसे टेक्स्ट मांग रहा है और जैसे ही मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा यहाँ पर ट्रिम की जगह प्रॉपर का टेक्स्ट मांगेगा। ठीक, इसने कहा ये प्रॉपर टेक्स्ट की जगह है। मैंने इससे कहा कि यार प्रॉपर के अंदर आप ये ट्रिम का जो फंक्शन अप्लाई कर रहे हो इसका जो भी आंसर आए उसको प्रॉपर में कन्वर्ट कर देना। और मैंने एट द एंड यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया। अब ये देखिए कि ना सिर्फ राहुल शाह के तमाम स्पेसेस रिमूव हो गए बल्कि ये ट्रिम होने के बाद प्रॉपर केस में कन्वर्ट हो गया। इस केस को हम ट्रिम प्लस प्रॉपर भी करके देख सकते हैं। लेट्स से इज इक्वल टू ट्रिम प्रेस किया, टैब प्रेस किया और यहाँ मैंने ट्रिम के अंदर प्रॉपर का फंक्शन यूज किया और मैंने टैब प्रेस कर लिया। आप प्रॉपर में ट्रिम यूज करें या ट्रिम में प्रॉपर यूज करें आपको आंसर दोनों का एक जैसा मिलेगा। यहाँ मैंने ब्रैकेट क्लोज किया और अब मैं इससे कह रहा हूँ कि यार ट्रिम करो उस डेटा को जो कि प्रॉपर A2 का आंसर आने के बाद यहाँ रिसीव हो, यानी कि आपका दोनों सूरतों में आंसर बराबर आएगा। That's it for now और अगली वीडियो में हम कुछ मजीद टेक्स्ट फंक्शंस और कुछ वैल्यू रिलेटेड फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। Stay tuned। वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राइट, लेफ्ट, मिड, फाइंड, कॉन्केटिनेट और टेक्स्ट फंक्शन के हवाले से, जिसके लिए हमारे पास एक टेबल मौजूद है और इस टेबल में पहला कॉलम एम्प्लॉय नंबर का है, दूसरा है एम्प्लॉय नेम्स का, तीसरा है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम जो कि इस वक्त ब्लैंक है, फोर्थ कॉलम इज वेबसाइट जिसमें कि वेबसाइट का एड्रेस फील्ड है, फिफ्थ कॉलम इज डोमेन नेम जिसको हमने यहाँ पे फिल करना है और ईमेल एड्रेसेस का कॉलम भी हमें फिल करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट नेम। हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट नेम मौजूद है और इसमें से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग अलग करना है, यानी राहुल और शाह को अलग अलग करना है। तो कैसे करेंगे? फर्स्ट नेम में मैं टाइप करता हूँ इज इक्वल टू लेफ्ट, ये आपको रिटर्न करता है लेफ्ट से उसको जितने कैरेक्टर कहेंगे उतने कैरेक्टर तक। मैंने टैब प्रेस किया, फंक्शन को एक्टिवेट कर लिया। अब ये दो चीजें हमसे रिक्वायर्ड कर रहा है, एक टेक्स्ट कि किस टेक्स्ट से आपने फर्स्ट नेम उठाना है, तो मैंने इसको रेफरेंस दे दिया B2 का। उसके बाद यहाँ पर आप नोट करें कि टेक्स्ट के बिल्कुल बराबर में एक छोटा सा कॉमा लगा हुआ है, यहाँ हम कॉमा प्रेस कर देते हैं क्योंकि एक्सेल की रिक्वायरमेंट है, फंक्शन के सिंटैक्स की रिक्वायरमेंट है, दैट्स व्हाई हमने कॉमा प्रेस कर दिया। अब इसने कहा कि नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने होने चाहिए, क्योंकि मैंने इससे कहा कि लेफ्ट से B2 सेल के टेक्स्ट उठा लो और कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर उठाना है। मैंने अगर राहुल को चेक करूं तो RAHUL तकरीबन 5 कैरेक्टर बनते हैं, तो मैंने यहाँ पे 5 टाइप किया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया, तो यहाँ मेरे पास उसका फर्स्ट नेम कॉल हो गया। इसी तरह से अब मुझे यहाँ पर उसका लास्ट नेम कॉल करवाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ इज इक्वल टू राइट। राइट क्यों मैंने टाइप किया? बिकॉज मुझे यहाँ शाह का H से लेकर S तक का डेटा उठाना है, तो मैंने यहाँ राइट उठाया, मैंने टैब प्रेस किया और मैं गया टेक्स्ट का रेफरेंस दे दिया। इसी तरह से जिस तरह लेफ्ट के अंदर हमने किया था यूज, इसी तरह राइट पे भी हमें नंबर ऑफ कैरेक्टर बताना होगा, तो मैं कॉमा प्रेस करता हूं और नंबर ऑफ कैरेक्टर इस वक्त मेरे पास शाह में 4 कैरेक्टर है, तो मैंने यहाँ पे 4 टाइप किया और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया, तो मेरे सामने लास्ट नेम भी आ चुका है। अब प्रॉब्लम क्या है?
प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इसको यहाँ पर ड्रैग करता हूँ सेकंड नेम पे, थर्ड नेम पे और इसी तरह से सो ऑन करता हूँ, तो ये देखिए कि इसमें शुरू के 5 कैरेक्टर वाले नाम जो हैं वो तो उठा लिए, लेकिन जैसे ही मैं हर्षित शाह का डेटा उठाता हूँ तो ये सिर्फ हर्ष उठा रहा है। आप ये देखिए कि हर्षित चूंकि 6 कैरेक्टर या 7 कैरेक्टर पे बेस कर रहा है तो इसने सिर्फ हर्ष उठाया है। सिमिलरली अगर मैं इसको भी ड्रैग कर लेता हूँ तो आप ये देखिए कि मेहता में से सिर्फ एहता उठाया, एम छोड़ दिया। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, उसके लिए हमें इस फंक्शन के साथ एडिशनल एक और फंक्शन यूज करना पड़ेगा। इसको हम फॉर्मूला बना के यूज करेंगे। अब वो कैसे, एक कॉलम ऐड करते हैं यहाँ पर और मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ। एक फंक्शन है जो कि काम करता है फाइंड विद इन द टेक्स्ट, यानी किसी भी सेल के अंदर अगर मुझे कुछ फाइंड करना है तो मैं फाइंड का फंक्शन यूज करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ टाइप करता हूँ इज इक्वल टू फाइंड, टैब प्रेस की और मैंने ये मुझसे पूछा है फाइंड टेक्स्ट क्या है, तो मैंने इससे कहा यार ऐसा करो राहुल शाह में एस को फाइंड करो। एस इसको मैंने फाइंड करने के लिए कहा। याद रखिएगा किसी भी प्री डिफाइंड एक्सेल के फंक्शन के अंदर अगर आप कोई ऐसी वैल्यू को कॉल कर रहे हैं या फाइंड करवा रहे हैं या फिर आपको उसका रेफरेंस यूज कर रहे हैं जिसका रेफरेंस सेल में मौजूद नहीं है और आप एडिशनली टाइपिंग रेफरेंस दे रहे हैं, तो इस तरह से आपने इन्वर्टेड कॉमास के दरमियान उसको टाइप करना है अगर तो वो कोई टेक्स्ट कैरेक्टर है। चूंकि मुझे एस फाइंड करवाना है तो मैंने एस को इन्वर्टेड कॉमास में टाइप किया, देन मैंने कॉमा प्रेस किया तो इसने पूछा कि विद इन द टेक्स्ट, कौन से टेक्स्ट के अंदर से, तो मैंने इससे कहा रेफरेंस ले लो राहुल शाह का और इसमें से एस फाइंड करके दो और मैंने यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। जैसे ही मैंने एंटर किया आप ये देखें कि इसने मुझे जो आंसर दिया है दैट इज 7, यानी इस टेक्स्ट स्ट्रीम के अंदर एस की लोकेशन क्या है, 7th कैरेक्टर इज एस। तो अब अगर मुझे यहाँ पर फाइंड करवाना हो कि इसमें स्पेस का कैरेक्टर नंबर क्या है तो मैं इसको एडिट करता हूँ और F2 प्रेस करने के बाद मैंने एस को रिमूव करके स्पेस प्रेस कर दिया। आप ये देखें ये स्पेस है इस फाइंड के फंक्शन के अंदर और मैंने जैसे ही इंटर किया इसने मुझे बताया 6। यहाँ पर नंबर ऑफ कैरेक्टर 5 उठा रहा है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, हम इसी फंक्शन के अंदर लेफ्ट वाले फंक्शन में हम यूज करते हैं फाइंड। फाइंड कैसे यूज करेंगे, सेम फंक्शन जो अभी हमने टाइप किया था 5 को रिमूव कर देते हैं। यहाँ मैं टाइप करता हूँ फाइंड। फाइंड टाइप करने के बाद मैंने टैब प्रेस किया, ये मुझसे पूछा फाइंड टेक्स्ट। मैंने कहा यार वहां तक इसके लेफ्ट से उठाना है जहां पर स्पेस हो, तो मैंने स्पेस देकर इन्वर्टेड कॉमास में स्पेस दे दिया। कॉमा अब ये मुझसे पूछा है विद इन टेक्स्ट, तो मैंने यहाँ पर विद इन टेक्स्ट राहुल शाह का रेफरेंस अगेन दिया, यहाँ मैंने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। अब देखिए इसने सेम आंसर दिया। सेम आंसर क्यों दिया कि इसने क्या किया, लेफ्ट से इसने B2 को उठाया टेक्स्ट को और नंबर ऑफ कैरेक्टर की जगह फाइंड कर लिया जहां तक स्पेस है वहां तक। इसको जरा ड्रैग करते हैं और देखते हैं कि हर्षमित जो है उसका डेटा भी यहाँ पर इनपुट हो जाता है या नहीं। आपसे देखें कि अगर आपके कैरेक्टर नंबर ऑफ कैरेक्टर 5-6 से ज्यादा भी हैं तब भी ये आपकी वैल्यूज को कॉल करके ला रहा है। ये काम आपने जो अभी किया फाइंड के साथ, वो आप एक और फंक्शन है सर्च, उसके साथ भी कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। इज इक्वल टू, यहाँ मैंने सर्च टाइप किया, मैंने टैब प्रेस किया और टैब प्रेस करने के बाद इसने पूछा फाइंड टेक्स्ट, जिस तरह से हमसे फाइंड में पूछ रहा था। मैंने इसको कहा स्पेस और इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस डाल के मैंने कॉमा प्रेस कर दिया। अब ये कह रहा है कौन सा टेक्स्ट उठाना है, मैंने कहा भाई इसी में से उठा लो और मैंने ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया। आप ये देखें कि जिस तरह से इसने फाइंड का फंक्शन यूज किया था उसी तरह से उसने मुझे सर्च के फंक्शन से भी आंसर दे दिया है। लेकिन जो डिफरेंस है वो क्या है वो जरा समझ लीजिएगा। आप सर्च यूज करें या फाइंड यूज करें दोनों में ओके है, लेकिन फाइंड कब यूज करेंगे और सर्च कब यूज करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। इस सेंटेंस के अंदर मैं स्पेस को रिमूव करके एस टाइप करता हूँ और मैं एंटर करता हूँ। देखिए इसने मुझे 7 आंसर दिया। और यहाँ पर मैं सर्च को एडिट करता हूँ और सर्च को एडिट करने के बाद भी मैं यहाँ पे एस टाइप करता हूँ और इस बार मैं इसको रेफरेंस देता हूँ B2 का और मैं इसको एंटर करता हूँ। दोनों ने 7 आंसर दिया। इसमें एडिट करते हैं फाइंड वाले में और फाइंड वाले में एडिट करके मैं कैपिटल एस को स्मॉल एस कर देता हूँ एंड एंटर करता हूँ। इसने एरर दे दिया। इसी तरह से मैं सर्च फंक्शन को एक्टिवेट करता हूँ और इसमें मैं एस को कैपिटल से स्मॉल में कन्वर्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ। इसने आंसर दिया कि ये केस सेंसिटिव नहीं है। अगर आपको यूज करना है सर्च या फाइंड, इट्स अप टू यू, बट सर्च इज प्रेफरेंस, क्योंकि सर्च के थ्रू आप जब डेटा फाइंड करते हैं तो उसके अंदर चाहे आपका कैरेक्टर लोअर में हो या अपर केस में हो, दोनों केस में वो सर्च कर लेता है। तो लेट्स रिमूव दिस कॉलम एंड लेट्स कम बैक टू द लास्ट नेम। अब यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला टाइप है दैट इज राइट। हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से रिमूव करते हैं क्योंकि राइट फंक्शन में हम सर्च यूज नहीं कर सकते। वजह क्या है, जब भी सर्च या फिर आप फाइंड यूज करेंगे तो वो लेफ्ट से स्पेस को फाइंड करेगा,
वो राइट से कभी भी स्पेस को राइट की तरफ फाइंड नहीं करेगा। तो आप ये मत सोचिएगा कि आप राइट के अंदर वो फंक्शन यूज करेंगे तो वो काम कर जाएगा। यहाँ आपको एक और फंक्शन यूज करना है विच इज द मिड। मैंने यहाँ पे मिड टाइप किया। अब मिड क्या करता है, दरमियान से, ना लेफ्ट से ना राइट से, बल्कि सेल के दरमियान से कोई के नंबर ऑफ कैरेक्टर उठा के आपको दे देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पर टैप प्रेस करता हूँ, मैं इसे कहता हूँ कि यार इस टेक्स्ट में से 6 डिजिट छोड़ के 99 डिजिट तक डेटा उठा लो। आप 99 मैंने क्यों यूज किया, जरूरी नहीं 99, मैं कहता हूँ 9 डिजिट का डेटा उठा लो, मैं कहता हूँ 6 डिजिट का डेटा, मैं कहता हूँ 1 डिजिट का डेटा उठा लो, और इसको मैं एंटर कर देता हूँ। आप ये देखें कि इसने छठे टेक्स्ट के बाद, यानी राहुल RAHUL ने छठा टेक्स्ट जो था उसको एज इट इज उठा लिया, और ये स्पेस है। मैं आपको यहाँ पर 7th टेक्स्ट करके दिखाता हूँ कि ये 7th टेक्स्ट में यहाँ पर एस उठा लेगा, शाह वाला एस, ठीक, इसने एस उठा लिया। तो दैट मीन कि हम इसको अगर यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर की जगह पे 1 की जगह 9 प्रेस करेंगे तो ये पूरा शाह उठा लेगा। इसने पूरा शाह स्पिक कर लिया। ये तो मसला हमारा रिजॉल्व हो गया कि जहां से लेकर जहां तक हम देंगे तो उससे आगे का सारा डेटा ये उठा लेगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको ड्रॉप डाउन करता हूँ तो फिर यहाँ पर मसला आता है कि ये इस वाले कैरेक्टर के अंदर, क्योंकि ये 7वें कैरेक्टर से पिक कर रहा था और यहाँ डेटा के स्पेस के साथ अगर मैं कैरेक्टर काउंट करूं तो ये 6 कैरेक्टर बनते हैं। तो इसने 7वां कैरेक्टर एस लिया और उसके बाद एच को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इस मसले का सोल्यूशन क्या है, इस मसले का सोल्यूशन ये है कि स्टार्ट नंबर की जगह पे हम यहाँ पे करवाते हैं अगेन फाइंड या सर्च का ऑप्शन। लेट्स टाइप इट। मैं यहाँ पे सर्च टाइप करता हूँ, और सर्च टाइप करने के बाद मैंने इससे कहा कि फाइंड टेक्स्ट के अंदर स्पेस टाइप करो, कॉमा, और यहाँ पर राहुल शाह का रेफरेंस लो और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा ये अब स्पेस के बाद के कैरेक्टर उठा रहा है। लेकिन अब आप ये देखें कि इसने शाह में एस से पहले एक स्पेस भी उठा लिया है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि सर्च का आंसर क्या आता है पहले हम वो देख लेते हैं, सोल्यूशन की तरफ फिर आते हैं। मैंने यहाँ से सर्च का फंक्शन कॉपी किया और यहाँ इज इक्वल टू साइन प्रेस करके सर्च लगा दिया। ये वो सर्च का फंक्शन है जो हमने यहाँ पर मिड में यूज किया है। मैं इसको एंटर करता हूँ एंड देखिए ये 6 कैरेक्टर बता रहा है। अब 6 कैरेक्टर मतलब यहाँ पे 6 आंसर आएगा। तो हमने देखा था कि अगर हम यहाँ पे 6 आंसर देते हैं तो वो छठा कैरेक्टर उठा लेता है मिड के फंक्शन में। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर 6 के साथ +1 कर देंगे तो ये 7वां कैरेक्टर उठा लेगा। मैं एंटर करता हूँ, ये देखें इसने 7वां कैरेक्टर यानी एस से स्टार्ट किया और ऑनवर्ड ले गया। यहाँ मैं इसको आपको प्लस करके दिखाता हूँ, +1, तो ये देखिए 7th कैरेक्टर उठा रहा है। तो हमारे पास जो यहाँ पे फंक्शन अप्लाई हो रहा है उसके अंदर हमने ये लॉजिक अप्लाई कर दिया। अब मैं इसको अगर ड्रैग करता हूँ यहाँ तक, आप ये देखें कि चाहे कोई भी कैरेक्टर हो, कोई भी मसला हो, कोई भी नंबर ऑफ कैरेक्टर हो, उसने लास्ट नेम बिल्कुल एक्यूरेटली उठा लिया, बिकॉज हर नाम के साथ जो स्पेस है, स्पेस के बाद का उसने पूरा फंक्शन उठा लिया है। आई होप सो यहाँ तक आपको क्लैरिटी हो गई होगी। और अब हम इसको लेकर चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। हमने जो कवर किया है दैट इज राइट, लेफ्ट, मिड, फाइंड एंड सर्च। इसके बाद हमारे पास कॉन्केटिनेट और टेक्स्ट 2 फंक्शन बाकी हैं। तो बिफोर गोइंग टू कॉन्केटिनेट लेट मी कंप्लीट दिस डोमेन नेम। और वो कैसे होगा, नाउ यू नो दैट। इक्वल टू, मैं यहाँ लगाता हूँ मिड। मिड लगाने के बाद मैं इस टेक्स्ट से लेता हूँ कॉमा, स्टार्ट नंबर इसने पूछा कहाँ से होना चाहिए, तो मैंने इससे कहा कि ऐसा करो, सर्च करो, और सर्च के अंदर टैब प्रेस करने के बाद मैंने इससे कहा फाइंड करो डॉट को, इन्वर्टेड कॉमा में डॉट लिखा, और फिर मैंने इसको इसी सेल का रेफरेंस दिया एंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, +1 कर दिया एंड कॉमा लगा के मैंने इससे कहा कि 999 यानी सारे कैरेक्टर उठा लो। अब ये क्या करेगा, ये umbrella.com उठा लेगा www को रिमूव करके। लेट्स सी, एंटर किया एंड सी इसने umbrella.com उठा लिया। मैंने इसको कॉपी किया एंड मैं डाउन द लाइन से अप गया कंट्रोल शिफ्ट अप एरो से, और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये मेरे डोमेन नेम भी ऐड हो चुके हैं। Now comes the interesting part and that is email address. So email address कैसे ऐड होगा, तो हमारे email address के अंदर जो एग्जाम्पल यहाँ मौजूद है इसमें neha.mishra@umbrella.com इसका एड्रेस है। इस एड्रेस के अंदर अगर मैं इंग्रेडिएंट्स की बात करता हूँ तो सबसे पहले मेरे पास फर्स्ट नेम है, फिर डॉट है, फिर लास्ट नेम है और फिर @साइन है। @साइन के बाद इसका umbrella.com यानी मेरे पास जो ये डोमेन नेम है ये आ जाएगा। तो ये जो जॉइंट है टेक्स्ट का, डिफरेंट टेक्स्ट सेल का, ये किससे बनेगा, ये बनता है कॉन्केटिनेट से। यहाँ हम एग्जाम्पलीफाई करने के लिए टाइप करते हैं कॉन्केटिनेट, और कॉन्केटिनेट टाइप करते ही ये मुझे बता रहा है कि ज्वाइन सेवरल टेक्स्ट स्ट्रिंग्स इनटू वन टेक्स्ट स्ट्रिंग्स। मैंने टैब प्रेस किया और इसको मैंने राइट का रेफरेंस दिया, कॉमा, देन लेफ्ट का रेफरेंस दिया एंड मैंने ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। आप ये देखें कि इसने इन दोनों सेल को ज्वाइन करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया।
अब ये पेज तो हो गए, लेकिन इनके दरमियान में डॉट नहीं है। इसके दरमियान डॉट कैसे आएगा, उस पे भी अभी डिस्कशन करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कॉनकैटिनेट का एक साइन भी है विच इज एंड साइन। तो आप एंड साइन यूज करके भी कॉनकैटिनेट यूज कर सकते हैं। आप यहाँ टाइप करें इज इक्वल टू, आपने राइट पे क्लिक किया, यानी अब आपने यहाँ पे कॉनकैटिनेट टाइप नहीं किया बिकॉज इसकी स्पेलिंग बहुत लॉन्ग है। आपने राइट वाले सेल पे क्लिक किया एंड आपने यहाँ पे एंड का साइन प्रेस कर दिया। एंड का साइन प्रेस करने के बाद आपने लेफ्ट पे क्लिक कर दिया। अब आप इसको इंटर करें तो आपको सेम आंसर देगा। इसी एंड के साइन को यूज करते हुए हम यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे। यहाँ पे मैंने इज इक्वल टू टाइप किया और मैं यहाँ चला गया फर्स्ट नेम पे। उसके बाद मैंने एंड का साइन के प्रेस किया। अब यहाँ अगर मैं नेहा मिश्रा की बात करूँ तो इसके दरमियान में डॉट है और मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में डॉट लिख दिया बिकॉज कि किसी भी फार्मूला के अंदर जब भी आपको टेक्स्ट या कुछ सिंबल यूज करना है तो आपने इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल करना है। ये बात मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास पे डॉट लिखता हूँ और फिर मैं उसके बाद दोबारा एंड लिखता हूँ। एंड टाइप करने के बाद मैं गया लास्ट नेम पे। अब ये मेरे पास क्या आया C2.D2, ये तो मेरे पास बन गया। अब मैं यहाँ पे दोबारा एंड साइन प्रेस करता हूँ और अब मेरी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम के बाद एट द रेट साइन। मैंने इन्वर्टेड कॉमास में एट द रेट साइन प्रेस किया एंड में इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज करने के बाद एंड पे आया। अब मैंने यहाँ पे एंड टाइप किया। अब मेरे पास एट द रेट साइन के बाद डोमेन नेम आता है तो मैंने यहाँ पे डोमेन नेम पे क्लिक कर दिया और जैसे ही मैं एंटर करता हूँ आप ये देखें ये इसका ईमेल एड्रेस टाइप हो चुका है। इसको मैं यहाँ से डबल क्लिक करता हूँ, पे डबल क्लिक एंड देन डबल क्लिक और ये मेरे तमाम लोगों के ईमेल एड्रेसेस बन चुके हैं। अब यहाँ बात करते हैं टेक्स्ट फंक्शन की। टेक्स्ट फंक्शन के वैसे तो बहुत सारे काम हैं, लेकिन इस वक्त जो हम फंक्शन यूज कर रहे हैं वो इन न्यूमेरिक वैल्यूज को टेक्स्ट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए, बिकॉज ये एम्प्लॉय नंबर है। हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि इसको 4 डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो 4 डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने टाइप किया इज इक्वल टू यहाँ पर और मैंने टेक्स्ट टाइप कर लिया, प्रेस किया और टैब प्रेस करने के बाद मैंने इसको सेल का रेफरेंस दिया यानी A2 का रेफरेंस, कॉमा प्रेस किया। इसने कहा कौन से फॉर्मेट में आपको टेक्स्ट चाहिए, तो मैंने कहा इन्वर्टेड कॉमास में 1 2 3 4, इन्वर्टेड कॉमास में 4 दफा 0 प्रेस करो, यानी कि ये 4 दफा 0 का मतलब है ये 4 डिजिट में ले आओ नंबरिक वैल्यू को और इसका ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब ये देखिएगा ये जो 1 लिखा हुआ है इसके शुरू में 3 0 ऐड करके दे देगा। के नीचे अगर मैं टाइप करता हूँ, इसकी जरूरत क्यों है, क्योंकि मैं टाइप भी तो कर सकता था। आप देखें मैं यहाँ टाइप करता हूँ 301 और जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा तो एक्सेल बेसिकली न्यूमेरिक वैल्यूज को राइट पे प्लेस कर देता है और उसके शुरू के 0 को रिमूव कर देता है। लेकिन अगर हमारा एम्प्लॉय कोड ही 0001 है, शुरू के 0 कैसे आएंगे, वो आएंगे आपके टेक्स्ट फंक्शन से। इस पे मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर देता हूँ और मेरे सारे एम्प्लॉय कोड्स मेरे पास आ चुके हैं। मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, इसको यहाँ पे स्पेशल वैल्यू कर दिया एंड दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। इस लेक्चर में आपने काफी सारे टेक्स्ट फंक्शंस देखे हैं। इन टेक्स्ट फंक्शन की जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये आप लोग इस पे यूज टू नहीं होंगे और हमने सिर्फ इस पे यूज टू नहीं होना होता। एक्चुअली एक्सेल में कमाल ये नहीं कि आपको कितने फंक्शंस आते हैं, एक्सेल में कमाल ये है कि जब आपको किसी फंक्शन का काम पड़े तो आपको ये पता हो कि वो काम किस फंक्शन से मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। जिस दिन ये रिकॉल होना शुरू हो गया माइंड में, उस दिन आप समझे कि आपका एक्सेल अब बेहतर होता चला जा रहा है। अदरवाइज सिर्फ नॉलेज को गेन करना और उसको माइंड में रिटेन कर लेना, इट इज नॉट सफिशिएंट। सो बेस्ट ऑफ लक एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक्स्ट फंक्शन के हवाले से काफी डिटेल में बात कर ली है। बात करते हैं कुछ वैल्यू फंक्शन की और उसमें सबसे पहला फंक्शन है वैल्यू का, इटसेल्फ वैल्यू का। तो वैल्यू फंक्शन बेसिकली करता क्या है कि आपकी जो फील्ड बेसिकली न्यूमेरिक होती है उसको या तो टेक्स्ट में या डेट में लिखा हो और आप उसको कन्वर्ट करना चाहें इनटू द वैल्यू, तो उसके लिए आप वैल्यू फंक्शन यूज करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ इज इक्वल टू वैल्यू, ब्रैकेट ओपन किया, इसने सिंपल सा एक पूछा कि जी आपका सेल रेफरेंस कौन सा है। मैंने कहा यार पेशेंट नंबर, ये आपको याद होगा कोविड का डेटा है जो कि हमने मॉड्यूल 1 में यूज किया था। इसके अंदर मुझे पेशेंट नंबर को न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करना है क्योंकि ये टेक्स्ट वैल्यू में टाइप हुआ है। मैंने यहाँ पे इसको न्यूमेरिक यानी वैल्यू A2 करके एंटर किया। आप ये देखिए कि इसने एक्सेल की बाय डिफॉल्ट जो न्यूमेरिक वैल्यूज होती है उसकी बेस पे इसको कन्वर्ट कर दिया। इसी के बराबर में मुझे अगर डेट की न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ टाइप करता हूँ इज इक्वल टू वैल्यू और वैल्यू टाइप करने के बाद मैं चला गया डेट के ऊपर। अच्छा मैंने डेट का रेफरेंस दिया तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ये एक न्यूमेरिकल नंबर दे देगा। ये नंबर बेसिकली एक्सेल की जो डेट डिस्प्ले है इसकी बैकएंड पे जो एक्चुअल नंबर है उसको डिस्प्ले करता है।
अब डेट के पीछे नंबर की लॉजिक शायद मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन मैं अगेन यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ कि एक्सेल में हर डेट एक नंबर है, बिकॉज एक्सेल अंडरस्टैंड ओनली नंबर, टेक्स्ट एंड द सिंबल। तो नंबर, टेक्स्ट, सिंबल के अंदर डेट तो नहीं आती। तो डेट क्या है? बेसिकली एक एक्सेल का नंबर है। अगर मैं यहाँ पे 1 टाइप किया हुआ है और उसको मैं डेट में कन्वर्ट करूँ तो ये 1/1900 की डेट बनेगी। अगर मैं इसको यहाँ पे नंबर की जगह इसकी फॉर्मेटिंग शॉर्ट डेट कर देता हूँ तो सी इसने 1/1900 कर दिया। इस 1 की जगह अगर मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ 2, तो ये देखिए कि इसने डेट चेंज कर दी। लेकिन अगर मैं -5 करता हूँ तो क्या करता है? आप ये देखें कि इसने किस तरह से डेट उठाई, एरर दे दिया, एक न्यूमेरिकल एरर। सो बेसिकली एक्सेल 1900 के पीछे का डेटा नहीं उठाता, दैट्स व्हाई इसमें पुरानी डेट नहीं आ सकती 1900 से बैक की। एज अ डेट नहीं आ सकती, बट उसको एज अ टेक्स्ट आप जरूर लेके आ सकते हैं। या हमने देखा कि डेट फॉर्मेटेड हो या टेक्स्ट फॉर्मेटेड सेल हो, उनको अगर वैल्यू में कन्वर्ट करना हो तो आप इज इक्वल टू वैल्यू का फंक्शन यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही अब हम देखते हैं कि इसी डेटाबेस के अंदर अगर मैं इसको फिल्टर कर लेता हूं तो फिल्टर लगाने के बाद एज ब्रैकेट का एक कॉलम है और मैं देखना चाहता हूं कि एज ब्रैकेट सबसे बड़ा कौन सा है। तो यहाँ मुझे बिल्कुल स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना पड़ेगा, तब मुझे पता चलेगा एक शख्स ऐसा है उसकी जो टेस्ट हुआ है वो पॉजिटिव आया है, वो 95 ईयर्स की एज का है। तो मुझे यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि 95 ईयर्स एज में एक सेल के अंदर मेरे पास आ जाएगी जी मैक्सिमम एज जिन्होंने टेस्ट करवाए हैं उनकी मैक्सिमम एज क्या है और मिनिमम एज क्या है। तो मैक्सिमम के लिए मैं टाइप करूंगा इज इक्वल टू लार्ज, और लार्ज जैसे ही मैं टाइप करता हूँ ये देखें रिटर्न्स द केथ लार्जेस्ट वैल्यू इन द डेटा सेट। तो मैंने यहाँ पे टैब प्रेस किया तो मुझसे पूछा रे। आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 3 तरह के रेफरेंस होते हैं, एक होता है सेल रेफरेंस, एक होता है अरे रेफरेंस और तीसरा होता है नॉन कंटीजियस। तो यहाँ पर ये हमसे डायरेक्ट पूछ रहा है अरे रेफरेंस, यानी कि आपका कंटिन्यूअस डेटा इन द कॉलम या इन द टेबल। तो यहाँ मेरे पास एक कॉलम है, मैंने इसको कॉलम का रेफरेंस दे दिया कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से, और यहाँ आप फॉर्मूला बार में देख सकते हैं कि C2 कॉलन C 6726। इतनी सारी वैल्यूज में से लार्जेस्ट वैल्यू क्या है? तो मैंने जैसे ही कॉमा प्रेस किया, आप यहाँ पर मेरे जो फॉर्मूला है उसके आर्ग्यूमेंट में चेक करें कि नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट इज के बेसिकली इज द लार्जेस्ट नंबर, यानी आप फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर देखना चाह रहे हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। तो मैंने इससे कहा कि यार फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू ले आओ। फर्स्ट लार्जेस्ट का मतलब जो कि इसमें एक्सट्रीम लार्ज है विच इज 95, तो इट शुड बी 95 ईयर। लेट्स सी एंटर। अच्छा यहाँ पे डेट फॉर्मेटेड है, इसको हम नंबर फॉर्मेट पे कन्वर्ट कर देते हैं। सी 95 आ गया इसके अंदर। सिमिलरली अगर मैं जानना चाहता हूँ कि स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, स्मॉलेस्ट वैल्यू इन दिस सेम डेटा सेट, तो मैं यहाँ टाइप करूंगा इज इक्वल टू स्मॉल। अब देखें अगेन उसने सेम चीज बताई लेकिन केथ स्मॉलेस्ट वैल्यू। मैंने यहाँ पे टैब प्रेस किया, इसने पूछा एरे, मैंने इससे कहा कि भाई एरे ये रहा कंट्रोल शिफ्ट डाउन से, और कॉमा इसने अगेन यहाँ पर देखिए ये आपका एक्टिवेटेड है फॉर्मूला। हालांकि फॉर्मूला मेरा फर्स्ट सेकंड रो में है, लेकिन इस वक्त मैं 6000 रो पे हूँ। उसके बाद ही मुझे बता रहा है कि आपने एरे सिलेक्ट कर लिया, कॉमा प्रेस कर दिया, नाउ बोल्ड इज के, तो केथ लार्जेस्ट वैल्यू टाइप करनी है। आप यहाँ फंक्शन फॉर्मूला बार में भी देख सकते हैं कि फॉर्मूला एक्टिवेटेड है और कॉमा के बाद अभी तक कोई नंबर टाइप नहीं हुआ। मैं यहाँ पे 1 टाइप करता हूँ, यानी सबसे लोएस्ट वैल्यू, नंबर 1 की लोएस्ट वैल्यू, और मैंने इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। नाउ सी अगर मैं ऊपर आता हूँ तो यहाँ 95 के बाद 95 इज द लार्जेस्ट नंबर और 10 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। तो ये आपकी दो वैल्यूज रिकॉल होके आ गई। यहाँ से मैं इसको रिमूव करता हूँ। अब मेरे पास एक और फंक्शन है विच इज अ राउंड फंक्शन। अब राउंड फंक्शन क्या करता है, लेट्स सी मैं टाइप करता हूँ इज इक्वल टू राउंड। खास तौर पे आपको फंक्शन तब काम आएगा जब आप मार्केट शेयर, ग्रोथ या इस तरह के कोई ऐसे नंबर कॉल करते हैं जिसके अंदर आपके डेसिमल बहुत ज्यादा आ जाते हैं। तो राउंड नंबर बेसिकली आपके डेसिमल्स को रिड्यूस करके नंबर ऑफ डिजिट पे फिक्स कर देता है। लाइक आप यहाँ पे टैब प्रेस करते हैं तो ये आपसे कहता है नंबर क्या है। मैंने कहा भाई इस वक्त नंबर मेरे पास 95.00 है, और उसने कहा कि नंबर ऑफ डिजिट्स यानी डेसिमल कितने रखने हैं। तो मैंने इससे कहा कि यार डेसिमल 1 कर दो और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब मैं एंटर करता हूँ। अब मैं अगर इसमें 95 के अंदर 0.568 कर लेता हूँ एंड आई शो यू कि ये एक्चुअली इसको राउंड ऑफ कर रहा है, 57 को राउंड ऑफ कर रहा है। इसी तरह से अगर मैं इसमें 95.75 करता हूँ तो 5 की वैल्यू को क्या करेगा, वो यहाँ पर 95.8 कर देगा।
लेट्स सी ये देखिए 95.8 ले रहा है, यानी 5 और उससे बिलो के नंबर पीछे से राउंड डाउन हो जाते हैं और 5 से ऊपर वाले नंबर राउंड अप हो जाते हैं। यही राउंड फंक्शन आपका अप और डाउन के साथ भी मौजूद है और उसको भी आप चेक करके अपना अप्लाई कर सकते हैं, बट आई प्रेफर कि आप राउंड से जब काम निकल रहा है तो फिर राउंड अप या राउंड डाउन जरूरत नहीं है। अब आते हैं जी आज के हमारे आखिरी फंक्शन की तरफ और दैट फंक्शन इज बेसिकली रैंकिंग फंक्शन। यहाँ हम आ चुके हैं अपनी शीट के ऊपर और यहाँ मैंने रैंकिंग निकालनी है। अब रैंकिंग किस तरह से निकालनी है, ये मेरे पास डिफरेंट वैल्यूज हैं, इसमें से मुझे ये देखना है कि लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है। या तो मैं इसको सॉर्टिंग ऑर्डर में ले जाऊं तो लार्जेस्ट वैल्यू टॉप पे आ जाएगी, बॉटम पे स्मॉलेस्ट वैल्यू आ जाएगी। लेकिन कुछ वक्त ऐसा डेटा भी होता है सम टाइम जिसको आप सॉर्ट नहीं कर सकते बिकॉज उसके अंदर आपका कंटिन्यूअस फॉर्मूला लगा हुआ है, आपकी शीट जो है वो ऑटोमेशन पे चल रही है। तो उस सूरत में आपको यहाँ पर रैंकिंग निकालनी पड़ेगी और रैंकिंग आपको हेल्प आउट करती है कि आपकी सॉर्टिंग ऑर्डर में बेसिकली डेटा हाईएस्ट टू लोएस्ट में क्या है और लोएस्ट टू हाईएस्ट में क्या है। तो आप यहाँ पे टाइप करते हैं इज इक्वल टू रैंक और मैंने जैसे रैंक टाइप किया आप देख सकते हैं डिफरेंट फंक्शन है मेरे पास। अगर आपका एक्सेल 2007 है तो सिर्फ रैंक से ही काम चल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा सकूं, आप अगर मेरे कर्सर को फॉलो करें तो ये रैंक का फंक्शन, इसके आगे ये ट्राइंगल लगा हुआ है। ट्राइंगल से मुराद ये है कि ये पुराने वर्जन के फंक्शंस हैं जो कि नए वर्जन पे अभी अप्लाई नहीं हो रहे, लेकिन आप इसको यूज कर सकते हैं। इसका जो अल्टरनेटिव फंक्शन है वो है रैंक EQ और रैंक एवरेज। रैंक EQ और एवरेज पे नहीं जा रहे, मैं आपको सिर्फ रैंक बता रहा हूँ। रैंक EQ और एवरेज में जो डिफरेंस है वो मैं आपको वैसे गाइड कर दूंगा। ब्रैकेट ओपन किया मैंने, इसने का नंबर क्या है, मैंने कहा भाई ये वाला नंबर है और इसकी रैंकिंग पता करनी है। कॉमा प्रेस किया, इसने का रेफरेंस क्या है, यानी वो एरर क्या है रेफरेंस में, इसमें से आप ये नंबर ढूंढना चाहते हैं। अब वो रेफरेंस जो है ना आपके मल्टीपल सेल भी हो सकते हैं और एक सीक्वेंस में आपका एरर भी हो सकता है। तो मैंने इसको कहा कि ये मेरा रेफरेंस है, इसमें से मुझे 90 की रैंकिंग चाहिए कि क्या है इसमें। कॉमा प्रेस किया तो इसने कहा कि डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए या असेंडिंग ऑर्डर में। अगर मैं 0 प्रेस करूंगा तो डिसेंडिंग हो जाएगा, 1 प्रेस करूंगा तो असेंडिंग हो जाएगा। तो मैंने इससे कहा कि मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए और मैंने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। इसने बताया कि 90 इज द थर्ड नंबर इन दिस सीरीज। तो हम देख लेते हैं 90 के बाद ये 91 आ रहा है और 91 के अलावा यहाँ पर 98 भी मौजूद है। तो हम इसको अगर ड्रॉप डाउन में क्लिक करना चाहते हैं तो अब हमारे पास वो सेल के फिक्स करने की लॉजिक काम आएगी। उसमें हम क्या करते हैं, हम इस एरर को फिक्स कर देते हैं। फिक्स कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके F4 की प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैं F4 की प्रेस करता हूँ आप देख सकते हैं A2 इन दोनों के दरमियान में पहले और दरमियान के अंदर आपको डॉलर का साइन नजर आ रहा है, प्लस यहाँ पर A20 के दरमियान में भी आपको डॉलर साइन नजर आ रहा है स्टार्टिंग में और दरमियान में। सो दिस इंडिकेट कि आपकी एरर रेंज लॉक हो चुकी है और आपकी रैंक सेल जो है वो अभी अनलॉक्ड है। तो मैं इसको अनलॉक ही रहने देता हूँ बिकॉज मेरा काम इससे निकल आएगा। इसको अब मैं ड्रैग करूंगा डाउन द लाइन और आप ये देखिए कि जैसे ही मैं लास्ट सेल पे क्लिक करता हूँ और मैं डबल क्लिक करता हूँ तो इसने एरर रेंज चेंज नहीं किया, लेकिन इसने रेफरेंस की जो रेंज है, जो नंबर की रेंज है, ये नंबर का रेफरेंस है, उसको इसने अपडेट कर दिया है। तो यही मेरी रिक्वायरमेंट थी। अब मेरे सामने यहाँ पर आ चुका है नंबर 1 रैंकिंग पे है ये वैल्यू, नंबर 2 पे है 91, नंबर 3 पे 90 और नंबर 4 पे 87. So it was all about some value functions. I'll be discussing in the next video some lookup function including VLOOKUP, HLOOKUP, XLOOKUP and index and match. Thank you for watching. तो यहाँ हम बात करने लगे हैं द मोस्ट कॉमनली यूज एक्सेल फंक्शन VLOOKUP के हवाले से। इस वीडियो में हम VLOOKUP और HLOOKUP को 1 बाय 1 चेक करेंगे और दोनों के दोनों वेरिएंट्स को चेक करेंगे। यानी कि एक वेरिएंट वो जिसमें एग्जैक्ट मैच की बुनियाद पे डेटा कॉल किया जाए और दूसरा वेरिएंट वो जिसमें अप्रोक्सीमेट मैच की बुनियाद पे डेटा रिकॉल किया जा सके। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर 4 एग्जांपल्स मौजूद हैं। 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 ये हमारे पास है यहाँ पर, तो इससे स्टार्ट करते हैं। क्या हमारे पास एक टेबल है स्कोर्स और ग्रेड्स का कि अगर किसी ने 0% स्कोर किया तो फेल, 65% स्कोर किया तो डी ग्रेड, 75% स्कोर किया तो सी ग्रेड और इसी तरह से 95% स्कोर किया तो ए ग्रेड। ये मेरे पास रिकॉलिंग शीट है और इसके अंदर मैं कहता हूँ कि ये जो सेल है, इस सेल में जो वैल्यू मैं पुट इन करूं बराबर के सेल में मेरे पास उसके हिसाब से ग्रेड कॉल करके ले आए। यहाँ मैं अप्लाई करता हूँ इसको और यहाँ मैं टाइप करता हूँ इज इक्वल टू लुकअप। जैसे ही मैं लुकअप फंक्शन टाइप करता हूँ और मैं इसको टैब प्रेस करता हूँ, सबसे पहला आर्ग्यूमेंट वो मुझसे क्या कॉल कर रहा है, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मेरी इस वक्त इस सेल में मौजूद है। इस वक्त राइट नाउ ये 85% है। बाद में अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो उसकी बेस पे
ये अप्लाई हो जाए VLOOKUP। मैं कॉमा प्रेस करता हूँ। अब ये मुझसे पूछ रहा है टेबल एरे, यानी आपका कंटिन्यूअस डेटा, कोई बीच में गैप नहीं चाहिए, कंटिन्यूअस डेटा। तो टेबल एरे यानी आपने ये 85% किस टेबल में से फाइंड करवाना है। तो जिस टेबल में आपने फाइंड करवाना है उसका पहला कॉलम आपका यही होना चाहिए, वो कॉलम होना चाहिए जिसमें आपकी ये 85% वैल्यू लाई करती है, और फिर उसके बाद आपने उसके बराबर का सेकंड कॉलम ले लेना है। आपने 2 कॉलम लिए, आप यहाँ पर देखें कि इसने पूरी रेंज ग्रैब कर ली। यहाँ पर मैं कॉमा प्रेस करता हूँ। अब ये आपसे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कॉलम का नंबर क्या है जिसमें से वैल्यू रिटर्न बैक करनी है। सो मैंने ये डिसाइड किया है कि 85% यहाँ पर फाइंड करे पहले कॉलम में, और सेकंड कॉलम से वैल्यू को उठा के लेके आए। तो यहाँ मैं 2 टाइप कर देता हूँ बिकॉज मेरी वैल्यू सेकंड कॉलम में है। मैं कॉमा प्रेस करता हूँ। इसने पूछा अप्रोक्सीमेट मैच या एग्जैक्ट मैच। तो अप्रोक्सीमेट मैच का केस हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। अभी के लिए हम इसको कहते हैं कि जी आप इसमें फॉल्स टाइप कर दो, या आप कहते हो कि नहीं फॉल्स टाइप नहीं करो बल्कि डाउन एरो प्रेस करके इसको सिलेक्ट करो और टैब प्रेस कर लो, तब भी फॉल्स हो जाएगा। या तीसरी सूरत इसकी ये होती है कि आप सिफर टाइप कर देंगे तो तब भी ये फॉल्स कंसीडर करेगा, और इसको हम यहाँ से एंटर कर लेते हैं। ठीक, ये यहाँ पर इसने बी ग्रेड कॉल कर दिया बिकॉज 85 के आगे पी लिखा हुआ है। यहाँ मैं 95 टाइप करता हूँ एंड सी कि ये बी जो है क्या वो चेंज होगा 95 के अकॉर्डिंगली। लेट्स सी, मैंने एंटर किया, इसने ए ले लिया। सो अब मैंने 0 टाइप किया तो भी ये एफ लेकर आ जाएगा। इसकी दूसरी एग्जांपल देखते हैं, और उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पर राइट पे सेकंड टेबल में। यहाँ मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं और यहाँ पर उनकी प्राइसेस मौजूद हैं। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ से मैं प्रोडक्ट चेंज करूँ और यहाँ इस सेल के अंदर मेरे पास प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली तो यहाँ पर सिलेक्टेड हो उसके अकॉर्डिंगली प्राइस आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं अगेन टाइप करता हूँ VLOOKUP, एंड VLOOKUP टाइप करने के बाद पहला आर्गुमेंट है मेरे पास दैट इज अ लुकअप वैल्यू। सो लुकअप वैल्यू के लिए मैं इसको इस सेल का रेफरेंस देता हूँ, कॉमा। अब मेरे पास आ गया दूसरा रेफरेंस और विच इज अ टेबल एरे, जहाँ से मुझे डेटा कॉल करना है। तो अगेन मैं बता दूं कि प्रोडक्ट 4 जहाँ पर है वो मेरा कॉलम 1 होगा, और जिस जगह से मुझे वैल्यू रिकॉल करनी है उस कॉलम तक मुझे कम से कम ड्रैग करना है। यहाँ मेरे पास 2 कॉलम है, आप इसको 100 कॉलम पे लगा सकते हैं। बट करना क्या होगा, जब आप कॉमा प्रेस करेंगे तो उसका रिटर्न कॉलम इंडेक्स, ये जो मेरे कर्सर के पास है, ये आपने करेक्टली डिस्क्राइब करना है। काउंटिंग कहाँ से शुरू करनी है, जहां पर आपकी वैल्यूज मौजूद है, और उसके बाद राइट पे जितने कॉलम आप ऐड करते चले जाएंगे। तो प्रोडक्ट 1 जो है वो मेरी यहाँ मौजूद है, और उसकी प्राइस अगर मुझे चाहिए तो सेकंड कॉलम में, तो यहाँ मैं 2 टाइप करता हूँ और इसके बाद में कॉमा प्रेस करता हूँ, और इस बार मैं इसको फॉल्स की कंडीशन देकर टैब प्रेस कर लेता हूँ और मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो ये भी एग्जैक्ट मैच उठा के ले आएगा। मैं एंटर करता हूँ, फिर इसने प्रोडक्ट 4 की प्राइस उठाई 15, और इसी तरह से जब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट चेंज करता हूँ और मैं इसको कहता हूँ प्रोडक्ट 1 की प्राइस लाओ, तो ये 20 लेकर आएगा। तो ये आपका एग्जैक्ट मैच का केस है। इसमें फॉल्ट क्या है कि जैसे आपके पास यहाँ पर टेबल में 0 से 95 तक की वैल्यूज हैं, अगर आप कहते हो कि यहाँ पे मैं 91 प्रेस करता हूँ तो 91 की बेस पे तो ये कम से कम बी ग्रेड तो लेकर आए, या कम से कम ए ग्रेड ले आए, डाउन द लाइन या अपवर्ड लेकर आए। लेकिन जैसे मैं एंटर करूंगा ये एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि ये आपने एग्जैक्ट मैच की बेस पे उठाया हुआ है, यानी कि अगर आपकी वैल्यू इनमें से किसी वैल्यू में से होगी तो उठा लेगा, अदरवाइज एरर दे देगा। तो दूसरे केस के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ नीचे आते हैं अपनी एग्जांपल नंबर 3 पे, और यहाँ पर हम कहते हैं जी हमारे पास एक टेबल है और इसमें हम अप्रोक्सीमेट मैच को लगाएंगे। इस टेबल में हमारे पास एक लाइब्रेरी का डेटा है जिसमें 0 से लेकर 90 डेज तक आपकी लेट फीस के परसेंटेज डिफाइंड हुए हैं। यहाँ पर आपका बैलेंस है $500, और यहाँ आपने नंबर ऑफ डेज टाइप करने हैं ताकि आपका ये सेल जो है वो आपकी वैल्यूज को पिक करके ले आए। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लाते हैं अपनी वैल्यूज को पिक करके कि कौन सी वैल्यू को इसने उठाना है। इस पे मैं टाइप करता हूँ VLOOKUP, और VLOOKUP टाइप करने के बाद मैंने यहाँ पे टैब प्रेस किया तो इसने फंक्शन एक्टिवेट कर दिया। इस बार मैं इसको लुकअप वैल्यू देता हूँ ये 89, बिकॉज यहाँ पर मुझे नंबर ऑफ डेज के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। तो मैंने 89 दिया, कॉमा प्रेस किया। आप ये देखेंगे आप ये मुझसे टेबल एरे मांग रहा है। इस दफा मैंने इसको ये टेबल दिया और मैंने कॉमा प्रेस करके कहा कि सेकंड नंबर की जो वैल्यूज है कॉलम इंडेक्स नंबर 2 जो है उसको उठा लो, कॉमा अप्रोक्सीमेट मैच या एग्जैक्ट मैच। इस बार मैं इसको कहता हूँ अप्रोक्सीमेट मैच, ताकि ये नियर बाय वैल्यूज को भी उठा ले, अदरवाइज ये उन वैल्यूज को पिक नहीं करता। एग्जैक्ट मैच में मुझे 0, 30, 60, 90 देना पड़ेगा, लेकिन अप्रोक्सीमेट मैच में मैं इसको कोई भी दिन दूंगा उसके हिसाब से ये नंबर उठा के ले आएगा। लेट्स सी, मैं इसको ट्रू करके ओके करता हूँ, एंड यहाँ मेरे पास 3 ले आया, 0.03।
अब ये 0.03 क्या है, ये बेसिकली इस परसेंटेज को है। अगर मैं इसको परसेंटेज का साइन करता हूँ, से इसने 60 डेज पे 3% ले लिया, बिकॉज अभी 90 डे का क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ था। यहाँ पर 89 डेज है। इसको अगर मैं 90 करता हूँ तो ये देखे 5% कर रहा है, और अगर मैं इसको 61 करूंगा तब भी वो 3% करेगा, और अगर मैं इसको 59 करता हूँ तो ये 2% कर देता है, बिकॉज ये उस वैल्यू से डाउनवर्ड जो लास्ट पेमेंट डेट थी उसकी बेस के ऊपर कैलकुलेशन करके ला रहा है, यानी 30 से लेकर 59 डेज तक की वैल्यू की बेस पे। सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ अप्रोक्सीमेट मैच। इसको अगर मैं कहता हूँ कि जी अब ये 2% वैल्यू उसके बैलेंस की चार्ज करो तो कैसे करूंगा मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। आगे मैंने VLOOKUP के फंक्शन को एक्टिवेट किया और आगे मैंने मल्टीप्लीकेशन का साइन दिया, और मैं इस नंबर ऑफ बैलेंस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास परसेंटेज के बाद उसका आंसर आ जाएगा कि वो कितने डॉलर एक्स्ट्रा पे करेगा एज अ लेट फी। मैं इसको एंटर करूँ, एंटर किया तो ये 1000% आ रहा है। इसको मैं परसेंटेज से यहाँ से हटा देता हूँ और इसको मैं एब्सोल्यूट नंबर पे ले जाता हूँ, तो ये $10 एक्स्ट्रा देगा ऑन द बेसिस ऑफ 59 डेज लेट, ऑन द बेसिस ऑफ हिज बैलेंस। अगर उसका बैलेंस $1000 का होता तो उसको $20 एक्स्ट्रा देने पड़ते। सो दिस इज नाउ डायनेमिक सेल। एक और एग्जांपल जो कि सेल्स वाले से रिलेटेड है, उस पे बात करते हैं कि एक लड़का है, उसकी सेल है 2000, 5000, 8000 या 10000। इन 2000 के ऊपर उसको 2% बोनस मिलेगा, लेकिन जैसे ही उसकी अचीवमेंट $5000 तक या 5000 रुपीज तक पहुंचे तो वो 4% कमीशन के लिए एलिजिबल हो जाएगा। लेकिन 4999 पे उसको 4% ना मिले तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम टाइप करते हैं अपना फंक्शन। फंक्शन क्या है, इज इक्वल टू VLOOKUP अगेन एंड वी प्रेस टैब। अब इसने मुझसे पूछा लुकअप वैल्यू, इसको मैंने कहा कि इस जगह में सेल एंटर करूं तो ऊपर वाले सेल से रेफरेंस लेकर इस जगह पे मुझे अप्लाई करके दे दे। मैंने यहाँ पे इस सेल का रेफरेंस दिया कॉमा, और मैंने यहाँ पर टेबल सिलेक्ट कर लिया अपवर्ड वाला। टेबल सिलेक्ट करने के बाद मैंने कॉमा प्रेस किया और इसको मैंने कहा सेकंड कॉलम से, यानी सेकंड का 2 का मैंने रेफरेंस दिया कि सेकंड कॉलम से परसेंटेज उठा लो। कॉमा प्रेस करने के बाद अब इसको मैं एग्जैक्ट मैच नहीं दे रहा, मैं इसको दे रहा हूँ अप्रोक्सीमेट मैच यानी ट्रू वैल्यू। तो ट्रू की सूरत में मैंने इसका ब्रैकेट क्लोज कर दिया और इंटर कर दिया। आप ये देखें कि ये 5% उठा के ले आया, बिकॉज इसकी 9587 यूनिट की सेल थी और यहाँ पर 8000 की बेस पे इसको इंसेंटिव मिलेगा, क्योंकि इसने 10,000 का क्राइटेरिया मीट नहीं किया। अब यहाँ मैं टाइप करता हूँ 10,200 यूनिट, तो देखें कि ये 7% लेकर आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं 9,999 यूनिट करता हूँ तो ये 5% का क्राइटेरिया अप्लाई करता है। सेम अगर मैं इसको 7,999 कर देता हूँ तो ये 4% का क्राइटेरिया देगा, जो कि अकॉर्डिंग टू 5000 अचीवमेंट के बेस पे है। उसके ऊपर बेस करते हुए हम यहाँ पर कमीशन रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। लाइक मैं इससे कहता हूँ 4% कमीशन ऑफ दिस टोटल सेल, ये उस लड़के को मिलना चाहिए, और मैंने एंटर कर दिया। $319 उसका कमीशन बनता है आउट ऑफ दिस टोटल सेल्स। सो इट वाज अ बेसिक नॉलेज अबाउट द VLOOKUP। एंड अब बात करते हैं HLOOKUP की। HLOOKUP में और VLOOKUP में मेन डिफरेंस क्या है कि HLOOKUP आपका हॉरिजॉन्टल लुकअप कहलाता है और VLOOKUP इज अ वर्टिकल लुकअप। इन केस मैं एग्जांपल लेता हूँ कि अगर मेरे पास ये टेबल होता वर्टिकल एंगल पे और ये हॉरिजॉन्टल पे ना होता तो मैं क्या करता, मैं इस पे टाइप करूंगा VLOOKUP वर्टिकल लुकअप, और मैं इस पे टैब प्रेस करने के बाद मैंने कहा लुकअप वैल्यू करो प्रोडक्ट 3 को, और यहाँ से डेटा उठाओ प्रोडक्ट 1 से लेकर 3 तक, पूरे टेबल एरे को सिलेक्ट करो और सेकंड कॉलम का डेटा मुझे प्रोवाइड कर दो विद एग्जैक्ट मैच। ये देखिए प्रोडक्ट 3 की प्राइस इसने यहाँ से उठा ली। अब यहाँ अगर प्रोडक्ट चेंज करूंगा तो प्राइस चेंज होती रहेगी। लेकिन क्या होता अगर मेरा ये टेबल ये वाला होता और मैं इससे डेटा कॉल कर रहा होता, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर HLOOKUP टाइप करूंगा। HLOOKUP टाइप किया और मैंने टैब प्रेस किया। लुकअप वैल्यू यहाँ पर मेरी बनेगी प्रोडक्ट 3 कॉमा, अब टेबल एरे के अंदर इस प्रोडक्ट 3 को उसने पहली रो में सर्च करना है और रिटर्न मुझे देना है सेकंड रो से। तो अब जब मैं सेकंड टाइप करूंगा तो इट इज सेकंड रो। VLOOKUP के केस में ये सेकंड कॉलम था, अब ये सेकंड रो है, और मैंने यहाँ पे 0 प्रेस किया और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर दिया। तो इसने अब जो वैल्यू उठाई है दैट इज फ्रॉम द टेबल अबव। सेम आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो HLOOKUP और VLOOKUP में जस्ट ये है कि आपका जो एरे है, जो टेबल है, अगर वो वर्टिकल है तो आपने VLOOKUP यूज करना है, और अगर वो हॉरिजॉन्टल है लाइक दैट तो आपने उसके आगे HLOOKUP यूज करना है। HLOOKUP और VLOOKUP की कुछ लिमिटेशन है और कुछ मजीद प्रैक्टिस है जिसको हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। तो VLOOKUP की प्रैक्टिस के लिए मैंने ओपन किया है अपने कोविड डेटा वाली शीट को। इस कोविड डेटा शीट के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास पेशेंट नंबर इज यूनिक आईडी, बाकी तमाम डिटेल्स डुप्लीकेट हो सकती हैं बट पेशेंट नंबर इज नॉट डुप्लीकेटेड।
तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कोई ऐसा फॉर्म आ जाए, ऐसी जगह आ जाए, सेल आ जाए, कोई ऐसा रेफरेंस सेल आ जाए जिसके अंदर मैं पेशेंट नंबर कॉल करूं और उसकी बेस के उसका तमाम रिकॉर्ड कॉल होके आ जाए। तो उस पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने डिस्प्ले की एक शीट बना ली। इस डिस्प्ले शीट के अंदर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट पेशेंट आईडी रखना है। उसके नीचे मैं चाहता हूँ कि डेट, अनाउंस और बाकी के सारे कॉलम इस तरह से मेरे पास एक सिंगल डेटाबेस के तौर पे आ जाए और फिर मैं उसके आगे यहाँ पे रिपोर्ट बना सकूँ, वट जो मैं चाहता हूँ, जो मेरी मैनेजमेंट चाहती है या जो भी लोग चाहते हैं, वो इसके आगे नॉर्मल उसके बारे में अपने रिमार्क्स पास ऑन कर सकें। तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करके और इसको ब्लॉक दे देता हूँ और इसको यहाँ इसके क्लोज कर देते हैं। ये फॉर एग्जांपल ये उस पेशेंट की डिस्क्रिप्शन है तो उस बंदे ने यहाँ पर टाइप करनी है इन दीज रोज, और ये उस पेशेंट की हिस्ट्री और उसका रिकॉर्ड है जो हम कॉल करेंगे फ्रॉम द डेटाबेस। उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास ये सेल सबसे इंपॉर्टेंट सेल है, तो इसको मैं यहाँ पर कोई कलर देकर हाईलाइट कर लेता हूँ फॉर द टाइम बिंग। अब इस सेल में मुझे करना क्या है कि मेरे पास सारे पेशेंट सिलेक्टेड हों, कोई बंदा कुछ और ना टाइप कर सके। फॉर एग्जांपल वो यहाँ टाइप करे 0001, ये 1 ना हो, 0001 ही रहे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर मुझे लगानी है कोई डेटा वैलिडेशन। मैं डेटा में गया, डेटा टैब में जाने के बाद वैलिडेशन पे गया और वैलिडेशन में से मुझे यहाँ लगानी है लिस्ट। ये लिस्ट कहाँ पर है, इस पे मैंने क्लिक किया और ये लिस्ट मेरे पास मौजूद है कोविड डेटा के पहले कॉलम में। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया, जो कि यहाँ पर मेरे पास डिस्प्ले भी हो रहा है सेकंड से 6726 रोज। मैंने इसको यहाँ पे ओके कर दिया एंड सी के मेरे पास ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आ चुका है। यहाँ से मैं कोई एक आईडी, सेकंड नंबर की आईडी लेता हूँ। अब मैं आता हूँ इस आईडी की बेस पे मुझे ये तमाम चीजें रिकॉल करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ टाइप करता हूँ इज इक्वल टू वे लुकअप और मैंने टैब प्रेस किया। अब इसमें लुकअप वैल्यू मेरी क्या है, इस वैल्यू को मुझे तलाश करना है, कॉमा। अब टेबल एरे क्या है, टेबल एरे तो यहाँ मौजूद नहीं, तो उसके लिए मैं इस फंक्शन को एक्टिवेट रहने दूंगा और मैं सीधा जाऊंगा कोविड डेटा शीट पे। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ आप यहाँ देखिएगा ये शीट ऐड कर देगा। मैंने क्लिक किया, इसने कोविड डेटा ऑटोमेटिकली ले लिया, लेकिन अभी इसने सिलेक्शन नहीं की है। मैं यहाँ पे बाहर कहीं भी कर्सर रखता हूँ और मैं कंट्रोल अप एरो से बिल्कुल टॉप पे ले आता हूँ A1 पे। यहाँ से मैं A2 पे गया और मैंने कंट्रोल शिफ्ट राइट और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने कॉमा प्रेस किया, कॉमा प्रेस करके मैं वापस आ गया डिस्प्ले शीट पे। यहाँ पर मैंने कहा कि यार अब मुझे चूंकि इसका कॉलम नंबर चाहिए, तो यहाँ डेट अनाउंस्ड, बेसिकली अगर मैं आपको दिखाऊं कोविड शीट के ऊपर, तो पेशेंट नंबर इज कॉलम 1, डेट अनाउंस इज कॉलम 2, इसी तरह से एज ब्रैकेट कॉलम 3 और सो ऑन। तो यहाँ पर जो कॉलम सीक्वेंस है दैट इज सिमिलर। मैं यहाँ पर सेकंड कॉलम टाइप कर लेता हूँ, तो कॉमा करके मैंने इसको कहा एग्जैक्ट मैच या अप्रोक्सीमेट मैच, दोनों सूत्रों में ये डेटा एक्यूरेट ले जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर यूज करूंगा एग्जैक्ट मैच, या फिर मैं प्रेस करता हूँ 0, क्योंकि एग्जैक्ट मैच की ही एक कंडीशन है। अब मैंने इसको ब्रैकेट क्लोज किया और मैंने एंटर कर दिया। ठीक, इसने डेट अनाउंस लेकर आया, लेकिन ये डेट नहीं है, ये एक नंबर है। क्योंकि एक्सेल के अंदर एक्सेल जो है वो डेट को नंबर कंसीडर करता है, तो यहाँ से हमें इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी पड़ेगी और मैं इसकी फॉर्मेटिंग जैसे ही चेंज करता हूँ तो इसने यहाँ पर इसको डेट कंसीडर कर लिया। अब यहाँ पर जो मैंने 2 टाइप किया है मैनुअली, बाकी फंक्शन मेरा ऑटोमेटिक है, लेकिन ये जो 2 है ये बेसिकली मुझे टाइपिंग करना पड़ रहा है। तो व्हाई नॉट मैं इस 2 को सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पर इसके सेल रेफरेंस बना लेता हूँ। C7 में जो भी वैल्यू है उसमें जो नंबर है उसकी बेस पे कॉलम नंबर उठा लो। मैंने यहाँ पे इंटर किया। अब ये 2 अगर है तो 2 का कॉलम उसने उठाया। मैं यहाँ पे 3 टाइप करता हूँ तो वो 3 की वैल्यू उठा के ले आएगा। तो क्योंकि ये फॉर्मेटेड बाय डेट है, दैट्स व्हाई ये डेट के अलावा कुछ नहीं पिक कर रहा। लेकिन अगर मैं अब पे इसको कॉपी करता हूँ, अच्छा इसको कॉपी करने से पहले मैंने डबल क्लिक किया, जस्ट वांट टू सी कि एवरीथिंग इज ओके। यहाँ पर ये ओके नहीं है। मैं इसको अगर नीचे कॉपी करूंगा तो ये A3 से लेकर 26 की जगह 27 तक ले जाएगा। तो मुझे इस सेल को लॉक करना जरूरी है। मैंने इसके सिलेक्ट किया और मैंने F4 प्रेस कर दिया। देखिए मेरा टेबल एरे वो अब लॉक हो चुका है। बाकी मुझे B3 को भी लॉक करने की जरूरत है, बिकॉज ये B3 इस सेल में मौजूद है। मैं इसको F4 प्रेस करके B3 को कंप्लीट लॉक कर लेता हूँ और मैंने एंटर कर दिया। मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ नीचे तमाम सेल्स के अंदर अप्लाई कर देता हूँ पेज स्पेशल। और पेज स्पेशल इसलिए कह रहा हूँ ताकि मेरी फॉर्मेटिंग जो है वो उसमें अप्लाई ना हो। और मैंने फॉर्मूला कर दिया, ओके किया। आप देख सकते हैं कि मेरे तमाम सेल्स के अंदर बाकायदा तौर पे तमाम रिकॉर्ड आ चुके हैं इस 0002 पेशेंट्स के। इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। 0002 बेसिकली 72 ईयर्स का मेल है जो कि पेशावर से बिलोंग करता है, हॉस्पिटलाइज था और इम्पोर्टेड था। यहाँ देख लेते हैं पेशेंट 2 बेसिकली पेशावर 72 ईयर्स मेल
पिशावर से बिलोंग करता है, हॉस्पिटलाइज था और इम्पोर्टेड, इसका कोविड हुआ था। सो दिस इज द वे यू कैन ऑटोमाइज योर शीट्स। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ 4 5, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ व्हाट रिकॉर्ड्स, मल्टीपल रिकॉर्ड्स सिलेक्ट करूंगा, तो ये मेरे पास ड्रिल डाउन करके 4382 का रिकॉर्ड है, वो भी आ चुका है। यहाँ मेरे पास 4386 का रिकॉर्ड है, वो भी आ गया। और इसी तरह से अगर मैं अपवर्ड आता हूँ और पहला रिकॉर्ड लेता हूँ तो भी मेरे सामने तमाम रिकॉर्ड डिस्प्ले कर देगा। और इसके अंदर आगे आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन टाइप करके इसका प्रिंट ले सकते हैं, जिस तरह भी आप इसको यूज करना चाहें। तो VLOOKUP इज अगेन अ पावरफुल फंक्शन जो कि आपको बहुत सारी जगहों पे हेल्प आउट करेगा, बहुत सारी जगहों पे इसका इस्तेमाल है। इसके ऊपर अपनी ग्रिप जरूर लाए, इसकी प्रैक्टिस अपनी बेहतर कर लें। दैट वाज ऑल अबाउट VLOOKUP, HLOOKUP एंड अगली क्लास में मैं आपको इंशाअल्लाह ताला XLOOKUP के बारे में बताऊंगा, which is a more powerful function in comparison with VLOOKUP या HLOOKUP। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि VLOOKUP और HLOOKUP में बेसिकली ड्रॉबैक्स क्या हैं और क्यों XLOOKUP फंक्शन को डिप्लॉय किया गया या क्यों XLOOKUP फंक्शन पे हमें ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए कंपेयर टू VLOOKUP और HLOOKUP। तो इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। आज हम जिस फंक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज XLOOKUP। और XLOOKUP के बारे में आपको बताता चलूं कि ये 2019 एक्सेल और ऑफिस 365 यूज करने वालों के लिए VLOOKUP और HLOOKUP के रिप्लेसमेंट के तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया है। अब XLOOKUP को समझने से पहले इसका सिंटैक्स समझ लेते हैं। XLOOKUP में हमसे 6 टाइप के आर्गुमेंट रिक्वायर्ड किए जाते हैं सिंटैक्स पे। उसमें 3 टाइप के आर्गुमेंट्स कंपलसरी हैं और 3 टाइप के आर्गुमेंट्स कंपलसरी नहीं है। अगर आप ये 3 टाइप के आर्गुमेंट नहीं भी देंगे तो आपका फार्मूला या आपके आर्गुमेंट एक्सेप्ट किए जाएंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। लुकअप सबसे पहला आर्गुमेंट ये रिक्वायर्ड करता है XLOOKUP टाइप करते ही, विच इज लुकअप। लुकअप क्या है? जो वैल्यू आपने फाइंड करनी है। फॉर एग्जाम्पल इस टेबल के अंदर अगर मुझे आईडी को कॉल करवाना है बेस्ड ऑन एम्प्लॉय नेम, तो इस केस में एम्प्लॉय नेम विल बी लुकअप वैल्यू, कॉमा उसके बाद आपसे पूछ रहा है लुकअप एरे। अब ये पूछ रहा है कहाँ से फाइंड करवाना है। यहाँ मैं आपको बैक डेटा पे लेकर जाता हूँ। हमने एम्प्लॉय नेम को फाइंड करवाना है तो ये कॉलम सी है, तो कॉलम सी इज बेसिकली अ लुकअप एरे। अब ये आपसे कह रहा है रिटर्न एरे, तो रिटर्न एरे कहाँ है? जहां से आपका आंसर आएगा, यानी कॉलम ए, एम्प्लॉय आईडी इज कॉलम ए, ये आपका बन गया रिटर्न एरे। फिर उसके बाद आता है 3 अदर आर्ग्यूमेंट। तो 3 अदर आर्ग्यूमेंट में आप क्या टाइप करेंगे वो हम आगे चल के अभी डिस्कस करते हैं। बिफोर गोइंग टू दैट हम VLOOKUP को डिस्कस कर लेते हैं ताकि मैं आपको बता सकूं कि VLOOKUP में एक्चुअली क्या मिसिंग था जिसकी वजह से XLOOKUP को लॉन्च करना पड़ा। हम यहाँ पे आईडी को कॉल करते हैं एम्प्लॉय के नाम से, यानी हमें एम्प्लॉय का नाम मौजूद है, हमने यहाँ पे उसकी आईडी को कॉल करना है। तो मैं यहाँ टाइप करता हूँ इज इक्वल टू VLOOKUP और VLOOKUP टाइप करते ही मैंने टैब प्रेस किया। इसमें सबसे पहला आर्ग्यूमेंट कह रहा है कि लुकअप वैल्यू क्या है। अगर मैं आपको यहाँ दिखा सकूँ, ये पूछ रहा है लुकअप वैल्यू क्या है, तो मैंने इससे कहा कि लुकअप वैल्यू गैरी मिलर है, कॉमा इसने कहा टेबल एरे कहाँ है। मैं यहाँ गया अपने डेटा शीट में और मैंने इससे पूरा टेबल सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने कॉमा प्रेस किया तो अब ये पूछ रहा है कि कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर इस केस में मेरे पास चूंकि एम्प्लॉय आईडी पहले कॉलम में है तो मैं इसको टाइप कर देता हूँ 1 और कॉमा प्रेस करने के बाद मैंने इससे कहा कि एग्जैक्ट मैच उठाना है बिकॉज ये नाम है और नाम की स्पेलिंग में थोड़ा भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। एंड आई हिट एंटर। सी व्हाट हैपेंड, नॉट अवेलेबल का इसने एरर दे दिया। अब ये एरर क्यों दिया? बिकॉज VLOOKUP क्या करता है कि आपकी एम्प्लॉय आईडी की बेस पे राइट पे जितने कॉलम है वो कॉल करके ला सकता है, लेकिन VLOOKUP में ये सहूलत नहीं थी कि अगर आपको एम्प्लॉय की बेस पे यानी राइट साइड के किसी कॉलम की बेस पे आपको लेफ्ट का कोई कॉलम कॉल करना हो तो आप VLOOKUP के थ्रू कॉल नहीं कर सकते थे। ये रिवर्स लुकअप नहीं लगाता था, यानी लेफ्ट साइड पे आपकी वैल्यू फाइंड करके नहीं देता था बल्कि राइट साइड से उठा के देता था। सो ये एक VLOOKUP का मेजर डिसएडवांटेज था। इसी तरह से HLOOKUP क्या करता है? HLOOKUP को फॉर एग्जांपल अगर ये रो उसकी स्टैंडर्ड है तो इस रो से नीचे के रिकॉर्ड तो वो उठा के ले आएगा, लेकिन इस रो से ऊपर के रिकॉर्ड उठा के नहीं ला सकता HLOOKUP। तो ये दोनों की लिमिटेशन थी। इसको ओवरकम करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने XLOOKUP को लॉन्च किया। XLOOKUP को आप बेसिकली VLOOKUP और HLOOKUP दोनों की रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं। इसको यूज कैसे करना है? अगर हम इसी टेबल के अंदर आते हैं और जहां हमने VLOOKUP अप्लाई किया था, अब यहाँ पर XLOOKUP अप्लाई करते हैं और देखते हैं किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है और हमारा आंसर किस तरह से यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा।
तो मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे एक्स लुकअप, टैब प्रेस किया, लुकअप वैल्यू दी मैंने गैरी मिलर और मैंने कॉमा प्रेस करने के बाद इसके दूसरे आर्गुमेंट का आंसर है लुकअप एरे, ये पूछ रहा है। तो हम लुकअप एरे के लिए चलते हैं अपनी डेटा शीट पे। मुझे एम्प्लॉय का नाम ढूंढना है, तो मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय का कॉलम सेलेक्ट कर लिया, कॉमा प्रेस किया। ये मुझसे पूछ रहा है रिटर्न एरे क्या होगा। अब रिटर्न एरे क्या होगा, उसके लिए हम चलते हैं टॉप पे और हमें चाहिए एम्प्लॉय आईडी। तो मैंने यहाँ पे A3 से कंट्रोल शिफ्ट डाउन करके रिटर्न एरे भी सिलेक्ट कर लिया। मैं यहाँ पे अब ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ और रेस्ट ऑफ 3 आर्गुमेंट्स को आगे चल के डिस्कस करते हैं। जैसे ही मैं इंटर करूंगा इसने मुझे आंसर दे दिया गैरी मिलर का बेस्ड ऑन 3 आर्गुमेंट्स जो कि आपके लिए कंपलसरी थे। लाइक लुकअप वैल्यू आपने बताया लुकअप एरे जहां से इस लुकअप एरे को फाइंड करना है, और आपने बताया रिटर्न एरे जहां से लुकअप एरे की बुनियाद पे वो रिटर्न करके आपको आंसर देगा। इस पे मैं अगर डबल क्लिक करता हूँ और मैं इससे कहता हूँ कि बस ये लास्ट में रिमूव करो और कॉमा प्रेस करो, तो अब इसका अगला आर्गुमेंट क्या है ये पूछ रहा है। अगर आपकी वैल्यू ना मिले, लाइक अगर गैरी मिलर वहां पे फाइंड ही ना हो तो क्या करे। अगर मैं इसको ऐसे ना छोड़ता, मैं इसको एस्केप करता हूँ और मैं यहाँ पर नाम चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ कि जुबैर को फाइंड करो, तो जैसे मैं इंटर करता हूँ आप ये देखें कि ये मुझे एरर दे रहा है। जो वी लुकअप के रेगुलर यूजर हैं वो बेहतर तरीके से जान सकते हैं कि जब ये एनए आता है तो इंटरनल फीलिंग्स किस तरह से हर्ट होती हैं। इसको रिड्यूस करने के लिए वी लुकअप में हम यूज करते थे इफ एरर, लेकिन यहाँ पर एक्स लुकअप में आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप यहीं पर उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। वो कैसे, मैं F2 करता हूँ और F2 करने के बाद मैंने ये आखिर में रिमार्क्स रिमूव किए और मैंने यहाँ पे कॉमा प्रेस किया। जैसे ही मैं कॉमा प्रेस करता हूँ इसका चौथा आर्गुमेंट आ जाता है विच इज इफ नॉट फाउंड। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया कि अगर फाउंड नहीं होता तो यहाँ सिंपली टाइप करके दे दो कि नॉट मैच्ड, या आप कुछ भी टाइप करके दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे कह दिया कि नॉट मैच या नॉट फाउंड और मैंने ब्रैकेट क्लोज किया। 4 आर्गुमेंट के साथ मैंने इसका फॉर्मूला एंटर किया। नाउ सी कि इसने वो सामने दिखने वाले एरर मैसेज को बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से नॉट मैच कर दिया। मैं अगेन यहाँ पे गैरी मिलर को कॉल कर लेता हूँ। मैं कॉमा प्रेस करता हूँ और 5वें आर्गुमेंट पे आते हैं। 5वां आर्गुमेंट क्या है, मैच मोड। एग्जैक्ट मैच आपके पास मौजूद है और इसके साथ आपके पास 3 अदर ऑप्शन मौजूद है। इसमें से हम टॉप के 3 डिस्कस करेंगे बिकॉज जो 4th है वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच, ये आपके एडवांस कोर्स से बिलोंग करता है। इसको अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन फ्यूचर में किसी क्लास में जरूर डिस्कस करेंगे। तो शुरू के 3 के लिए हम इस केस में, जो कि ये टेक्स्ट केस है और हमारे पास एग्जैक्ट मैच की कंडीशन है, तो हम इसको यहीं पर डिस्कस करेंगे और बाकी के दोनों केसेस को हम इस टेबल में डिस्कस करते हैं। तो मैं इसको 0 प्रेस करता हूँ एग्जैक्ट मैच के लिए। मैंने कॉमा प्रेस किया तो ये लास्ट आर्गुमेंट क्या है, सर्च फर्स्ट टू लास्ट, सर्च लास्ट टू फर्स्ट, एंड नीचे 2 ऑप्शन है बाइनरी सर्च सॉर्टेड असेंडिंग ऑर्डर, बाइनरी सर्च सॉर्टेड डिसेंडिंग ऑर्डर। ये 4 ऑप्शन मेरे पास हैं और इसमें से भी हम नीचे के 2 ऑप्शन डिस्कस नहीं कर रहे बल्कि ऊपर के 2 ऑप्शन डिस्कस कर रहे हैं जो कि वी लुकअप से इस एक्स लुकअप को सुपीरियर बनाते हैं। वी लुकअप हमेशा टॉप टू बॉटम सर्च करता है और उसको जैसे ही अपना रिकॉर्ड मिलता है वो उसको यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देता है। एक्स लुकअप में आपके पास 2 तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल है। आप गैरी मिलर को टॉप टू बॉटम सर्च करवा सकते हैं और आप गैरी मिलर को अगेन डाउन टू अपवर्ड सर्च करवा सकते हैं। अगर 2 गैरी मिलर हुए तो उनकी डिफरेंट आईडीज आपके सामने आ जाएंगी। तो अभी के लिए मैं इसको पहला ऑप्शन देकर फर्स्ट टू लास्ट के तौर पे सर्च करवाता हूँ। प्रेस किया और मैंने इंटर कर दिया। अब ये देखिए कि गैरी मिलर की एक आईडी मेरे पास आ चुकी है। मैं इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ से इस जगह पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ मैंने पेस्ट किया फंक्शन को और मैं इस दूसरे वाले सेल के अंदर फंक्शन को एडिट करता हूँ और यहाँ मैंने लास्ट का ऑप्शन रिमूव कर दिया। फिर इसको सर्च करवाते हैं लास्ट टू फर्स्ट और मैंने टैब प्रेस किया। जैसे मैं एंटर करूंगा आप ये देखें कि यहाँ पर हमारे पास 2 आईडीज आ रही हैं गैरी मिलर की, क्योंकि हमारे रिकॉर्ड के अंदर यहाँ पर एक गैरी मिलर डाउन टू अपवर्ड आईडी 21 पड़ा हुआ है और एक गैरी मिलर हमारे पास है टॉप टू बॉटम आईडी 4 के अंदर। ये 2 गैरी मिलर डिफरेंट डिपार्टमेंट से हैं। अगर वी लुकअप सर्च करता तो वो टॉप टू बॉटम में इस गैरी मिलर को उठा के ले आता, जैसे कि एक्स लुकअप ने अपने डिफॉल्ट केस में किया। लेकिन एक्स लुकअप में आपके पास बॉटम अपवर्ड भी टेक्निक है, तो बॉटम अपवर्ड में उसने जाकर दूसरे गैरी मिलर को भी कॉल कर लिया जो कि आपके पास यहाँ पर दूसरे सेल में मौजूद है।
So it is an edge of XLOOKUP over VLOOKUP and as well as HLOOKUP. अब यहाँ पर एक आपको टेक्निक और बताता हूँ। अगर तो आपके पास ऑफिस 2019 या 365 है तो आप क्या करेंगे, आपको अगर ये फॉर्मूला यहाँ से ड्रैग करना है तो आपको ड्रैग करने के लिए यहाँ पर किसी भी आर्ग्यूमेंट को लॉक करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप सिंपली इसको एडिट करें। A6 को सिलेक्ट किया या फिर ना भी सिलेक्ट करें, आप यहाँ से सिर्फ इसकी रेंज को इंक्रीज कर दें। जैसे ही इंटर करेंगे ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। दिस इज द स्पिल रेफरेंस एरे फंक्शन। आप ये देखें, फॉर्मूला आपका स्पेल्ड हो गया। फर्स्ट रो में आपका फॉर्मूला है जबकि नेक्स्ट रो में आपका फॉर्मूला नहीं है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं एक्सेल को अपग्रेड करने के। राइट नाउ आई नो कि कुछ लोगों के पास एक्सेल पुराना है और कुछ लोगों के पास नया है। जिनके पास नई टेक्निक है वो स्पेल्ड एरे फंक्शन यूज कर सकते हैं। जिनके पास नया सॉफ्टवेयर नहीं है वेट कर लें जब तक उनके पास नया सॉफ्टवेयर आ जाए, तो उसके बाद ये टेक्निक्स यूज की जा सकती हैं। स्पेल एरे टेक्निक के ऊपर इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम जरूर बात करेंगे। अभी के लिए हम इसको नॉर्मल वर्ड पे कन्वर्ट कर देते हैं। नाउ आते हैं इस टेबल पे। ये जो हमारे पास सेल्स का टेबल है, अगर 0 सेल्स की तो 5% तो इंसेंटिव मिलेगा, लेकिन अगर 100 पैक सेल कर दिए तो 10% इंसेंटिव मिलेगा, और अगर 200 पैक किए तो 20% मिलेगा। यानी अकॉर्डिंग टू दिस, अगर मैंने यहाँ पर नीचे मेरे पास सेल्स 150 यूनिट्स की हुई है तो मेरा इंसेंटिव इस क्राइटेरिया की बेस पे 10% बनेगा, और यही 10% आपको VLOOKUP भी उठा के दिखाता है। लेकिन व्हाट इफ आई वांट कि यार मेरा क्राइटेरिया 20% हो, यानी व्हाट इफ आई वांट कि 150 को अगर वो फाइंड करे इस टेबल में तो उसको बजाय 100 की वैल्यू रिटर्न करने के वो उसके ऊपर की वैल्यू को उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस XLOOKUP में टाइप करता हूँ, टैब प्रेस करता हूँ। मुझसे ये पूछ रहा है लुकअप वैल्यू क्या है। मैंने कहा ये 150 दी, कॉमा इसने कहा लुकअप एरे क्या है, इस 150 को यहाँ इस टेबल में इस कॉलम के अंदर फाइंड करो, कॉमा रिटर्न एरे क्या है, मैंने कहा इनमें से रिटर्न कर दो, कॉमा अगर फाउंड ना हो तो क्या करे, तो यहाँ टाइप कर दो नॉट फाउंड, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। रिमेंबर दैट मैंने बताया था कि आपको फॉर्मूला के अंदर जहां भी टेक्स्ट टाइप करना हो जो कि किसी रेफरेंस का हिस्सा ना हो तो आप डबल इन्वर्टेड कॉमास में उसको यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, कॉमा। अब ये पूछ रहा है एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच तो आपके टेक्स्ट बेस वैल्यूज के लिए हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यूज है, एग्जैक्ट मैच दूंगा तो ये 150 तो यहाँ फाउंड भी नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन मेरे पास है एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर आइटम। तीसरा ऑप्शन है एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट लार्जर आइटम। अब ये देखिए नेक्स्ट स्मॉलर आइटम और नेक्स्ट लार्जर आइटम। अगर मैं इसको ये सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ तो ये क्या करेगा, 150 को यहाँ सर्च करेगा, 150 इसको नहीं मिला तो इसने 100 को पिक करके ले आना है। लेकिन अगर मैं इसको दूसरा ऑप्शन देता हूँ विच इज एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट लार्जर आइटम, अब ये 150 को सर्च करेगा और इसको 150 नहीं मिला तो ये 200 की जो भी यहाँ पे इंसेंटिव होगा उसको कॉल करके लाएगा। तो हम सबसे पहले इसको 1 वाले केस में देखते हैं, सेकंड वाले केस में यानी एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर आइटम, और मैंने टैब प्रेस कर दिया। इसका फर्स्ट टू लास्ट और ये सारी चीजें, ये आर्गुमेंट हम इस पे नहीं देते, हम यहाँ पे इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं। आप ये देखें कि इसने 150 के अगेंस्ट मुझे 10% का इंसेंटिव कॉल करके दे दिया। मैं यहाँ 190 करूँ तब भी ये 10% रहेगा, जब तक ये 200 नहीं होगा ये 20% पे नहीं जाएगा। मैं इसी फंक्शन को एडिट करता हूँ और मैं इसे कहता हूँ कि भाई ये लास्ट के रिमार्क्स को रिमूव करो और मुझे एग्जैक्ट मैच फॉर द नेक्स्ट लार्जर आइटम दे दो। मैंने यहाँ पे इंटर किया और मैंने ये 200 दे रहा है। अब अगर मैं इसको 101 भी दूंगा तब ये 20% लेगा। तो ये भी आपके पास एक एडवांटेज है XLOOKUP का ओवर VLOOKUP जो कि आप यूज कर सकते हैं। सो इस क्लास में हमने देखा कि XLOOKUP का सिंटैक्स क्या है, XLOOKUप का काम क्या है, XLOOKUP, VLOOKUP और HLOOKUP पे किस तरह से एज रखता है। लुकअप फंक्शंस में हमने 3 फंक्शंस कवर कर लिए हैं। इसके बाद है नेक्स्ट फंक्शन विच इज इंडेक्स एंड मैच। तो इंडेक्स एंड मैच के लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं अपने ही चैनल की एक और वीडियो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में टॉप पे मिल जाएगा, आप जाके उसको जरूर सर्च कीजिएगा। यहाँ हम अपना मॉड्यूल 4 को क्लोज करते हैं और मॉड्यूल 5 में हमारे पास कंडीशनल फंक्शंस बहुत सारे हैं जिसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। XLOOKUP के हवाले से आप लोगों को एक टिप जरूर दूंगा, बिकॉज जो लोग VLOOKUP से ज्यादा फेमिलियर हैं उनका हाथ VLOOKUP पे बैठ चुका है तो उनको बड़ी स्पीडली वो VLOOKUP से काम कर लेते हैं। लेकिन आप सिर्फ 1 हफ्ता प्रैक्टिस करके देखें, अगर आपका हाथ XLOOKUP पे बैठ गया
तो फिर आपको वी लुकअप या एच लुकअप दोनों को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिलीव मी, मुझे इस फार्मूला को अपनी डेली प्रैक्टिस में अडॉप्ट करने के लिए 6 मंथ लग गए, लेकिन 6 महीने पहले जो मेरी प्रैक्टिस थी और 6 महीने बाद जो मेरी प्रैक्टिस है, इसके अंदर अब जमीन आसमान का फर्क है। अब मुझे अपने काम में ज्यादा आसानी फील होती है। With this note, I'll say you good luck, keep learning, and inshallah I'll see you in the next module. Thank you for watching this video.